Hello everyone. Today we are going to discuss about introduction of exercise 3.4. आज हम लोग 3.4 के लिए उसका जो क्वेश्चन बनाना है हम लोगों को एक्सरसाइज का, उसका इंट्रोडक्शन यानी उसमें जो इन्फॉर्मेशन होगा, कुछ टॉपिक्स होंगे उनको देखना है हम लोगों को। और वो टॉपिक देखने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ आप लोगों से। अगर किसी को क्वालिटी के लिए दिक्कत हो रही है या फिर किन्हीं को साइज जो होता है बोर्ड पर जो मैं लिखता हूँ वो देखने में दिक्कत हो रही है, तो पहले तो अगर कोई मोबाइल टाइल करना भूल जाते हैं तो टाइल कर लीजिए, ठीक है ना। और दूसरी बात ये है कि आप उसमें क्वालिटी चेंज कर सकते हैं। सेटिंग में जाकर सेटिंग में जाइए और कम से कम 480p रखेंगे तो ज़्यादा क्लियर दिखाई देगा। कम से कम 720p आप नहीं भी रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वालिटी जाएंगे सेटिंग में, जब YouTube चालू करेंगे, जब वीडियो शुरू होगा तो आप सेटिंग में जाएंगे और क्वालिटी पर क्लिक करने के बाद 720p पर तो नहीं, कम से कम 480p पर ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। 480p पर क्लिक करने के बाद भी अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो जूम का भी ऑप्शन है, आप डबल क्लिक करेंगे वीडियो पर तो थोड़ा सा जूम हो जाएगा वीडियो, ठीक है ना, तो वो दिक्कत ख़त्म हो जाएगी। चलिए एक्सरसाइज 3.4 के कुछ टॉपिक्स को हम लोग देखेंगे। पहला जो टॉपिक है हमारा वो है एलिमेंट्री ऑपरेशन। और इस एलिमेंट्री ऑपरेशन के का एक दूसरा नाम भी दिया है, नाम दिया है ट्रांसफॉर्मेशन। नाम दिया है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। अब इस टॉपिक का मीनिंग मैं समझा देता हूँ, पहले मैं हिंदी बता देता हूँ। जो हिंदी में पढ़ते हैं उनके लिए आपका ये प्राथमिक है। ऑपरेशन का मतलब संक्रिया, ये तो बार बार मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है ना, संक्रिया। और ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है रूपांतरण, ठीक है ना, उसमें रूप में अंतर कर दिया। अब किसका? ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी आव्यूह का, किसी आव्यूह का, ठीक है ना। मैट्रिक्स मतलब आव्यूह का। अब इस चीज को पहले समझ लेते हैं। ये जो टॉपिक है हमारा ना, इस टॉपिक को हम लोग पहले समझ लेते हैं। अब देखिए क्या कहता है, एलिमेंट्री ऑपरेशन कीजिए। यानी आप जो एलिमेंट्री ऑपरेशन हम लोग क्या करते हैं, या तो ऐड करना शुरू कर देते हैं, या तो आप क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं, या तो डिवीजन करना शुरू कर देते हैं, या मल्टीप्लिकेशन करना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ें जो करते हैं, जोड़ गुणा घटाव भाग, तो ये जो होता है ये होता है एलिमेंट्री ऑपरेशन, संक्रिया, ठीक है ना, कोई क्रिया कर रहे हैं हम। उसके बगल में ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए लिख दिया है कि एलिमेंट्री ऑपरेशन जब आप किसी मैट्रिक्स में करेंगे ना, तो वो मैट्रिक्स जो होगा पहले वाला मैट्रिक्स नहीं रहेगा, इक्वल मैट्रिक्स नहीं बचेगा, उस मैट्रिक्स में कुछ चेंजेज हो जाएंगे, ठीक है ना। अब जो चेंजेज हो जाएंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन करने पर, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन। यानी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, वो मैट्रिक्स क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है ना। ज़्यादा दिमाग पर जोर नहीं देना है, बस ये कि आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन जैसे ही करते हैं ना, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ एलिमेंट्री ऑपरेशन में क्या क्या करते हैं। तो मैट्रिक्स जो होगा वो देखिएगा पहला वाला मैट्रिक्स नहीं रहेगा, मैट्रिक्स में कुछ चेंजेस हो जाएंगे। अब जो एलिमेंट्री ऑपरेशन है, तो क्या सारे एलिमेंट्री ऑपरेशन हम किसी मैट्रिक्स के साथ कर सकते हैं, मैट्रिक्स के साथ नहीं। इसमें क्या है, जनरली टोटल 6 ऑपरेशन आप लोग कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन, टोटल 6, ठीक है ना। टोटल 6 जो एलिमेंट्री ऑपरेशन करेंगे वो क्या, तो टोटल 6 एलिमेंट्री ऑपरेशन, ठीक है ना, ये मैं आपको ऐसे लिख देता हूं, टोटल 6 एलिमेंट्री ऑपरेशन हम लोग कर सकते हैं। जो हिंदी वाले हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन का मतलब मैंने यहाँ लिख दिया है, प्राथमिक, संक्रिया, जोड़ घटाव गुणा भाग, तो यहाँ पर लिखने 6, यानी आप इसको तो खुद पढ़ ही सकते हैं। टोटल 6 एलिमेंट्री ऑपरेशन यानी 6 प्राथमिक संक्रियाएं हम लोग कर सकते हैं। तो कौन कौन से, तो 6 में 3 जो हम कर सकते हैं वो विद रो, ठीक है ना, पंक्ति के साथ। किसके साथ कर सकते हैं, पंक्ति के साथ कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा 3 और कर सकते हैं, वो विद कॉलम। वो क्या कर सकते हैं, विद कॉलम, यानी आप किसके साथ कर सकते हैं, स्तंभ के साथ, ठीक है ना। यानी हम टोटल 6 एलिमेंट्री ऑपरेशन कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में, जिसमें से 3 रो के साथ होगा और 3 कॉलम के साथ होगा। अब आपको 6 याद रखने की जरूरत नहीं है, 3 एलिमेंट्री ऑपरेशन ही रखेंगे याद, तो 6 याद हो जाएगा, क्योंकि जो एलिमेंट्री ऑपरेशन हम रो के साथ करेंगे ना, वही एलिमेंट्री ऑपरेशन हम कॉलम के साथ भी करेंगे। अब चलिए, अब जो मैं आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन बताऊंगा उसमें मैं लंबा लंबा आपको लाइन सेंटेंस लिखूंगा नहीं, ठीक है ना।
आपको कंफ्यूज नहीं होना है, शॉर्ट टर्म में सारा एलिमेंट्री ऑपरेशन समझना, ठीक है ना। शॉर्ट टर्म में सारा ऑपरेशन समझना है। तो पहला मैं लिख रहा हूं आपको, पहला ये लिख रहा हूं, आप किसी रो को किसी कॉलम के साथ नहीं, रो को रो के साथ और कॉलम को कॉलम के साथ, ये ध्यान रखिएगा। रो को रो के साथ और कॉलम को कॉलम के साथ, ये चीज याद रखिएगा। उसको आप इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। यू कैन इंटरचेंज 2 रोज और 2 कॉलम, ठीक है ना। शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, आप क्या कर सकते हैं, कैन इंटरचेंज 2 रोज, ठीक है ना। अब देख लीजिए, 2 रो को आप इंटरचेंज कर सकते हैं एक दूसरे से, ठीक है ना। उसको मैथमेटिकल टर्म में भी मैं लिखूंगा। और 2 कॉलम्स आप कॉलम्स के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको कैन इंटरचेंज, आप इंटरचेंज कर सकते हैं। इंटरचेंज का मतलब क्या, अदला बदली। इंटरचेंज का मतलब क्या, अदला बदली। ये मैं पहले भी बता चुका हूं, जो भी हिंदी वाले हैं वो ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। कैन इंटरचेंज यानी अदला बदली करते हैं, किसका, 2 रो का। रो मतलब क्या, पंक्ति, और कॉलम मतलब क्या, स्तंभ। यानी 2 कॉलम का 2 रो का आप इंटरचेंज कर सकते हैं। इंटरचेंज कैसे कर दीजिएगा, जरा देख लीजिए। आर अगर आई हो, इसको इंटरचेंज कर सकते हैं आर जे से। कहने का अर्थ ये है कि अगर आई और जे का मान बदलता रहेगा, 1 2 3 जितने भी कॉलम होंगे, जितने भी रो होंगे, अगर R1 R2 लिखते हैं तो आप R1 के बदले R1 की जगह R2 लिख सकते हैं, R2 की जगह R1। जैसे इस यहाँ पर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। आर आई और आर जे लिखने का मतलब ये हुआ कि आप R1 कॉलम 1 रो 1 ले रहे हैं तो रो 2 से उसको इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। यहां पर मान बदल भी सकता है, आप रो 2 को रो 3 से करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है ना। आप 2 रो, कोई भी 2 रो लीजिए। अब जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 1 3 2 -1 0 2 और -3 0 -1, यह आपको ए दिया हुआ है, कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो आप इसमें रो इंटरचेंज क्या कर सकते हैं, ज्यादा जोर दिए बिना, आपको सिंपल तरीके से समझना है। रो 1 कौन सा है, ये वाला। रो 2 कौन सा है, ये वाला। रो 3 कौन सा है, ये वाला। अगर रो 1 और रो 2 आप इंटरचेंज करते हैं, आप कोई भी रो को किसी के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं। रो 1 को रो 3 के साथ भी कर सकते हैं, रो 3 को रो 1 के साथ भी कर सकते हैं, यानी आपकी अपनी मर्जी। लेकिन जो ऑपरेशन आप कर रहे हैं उसको कैसे करते हैं देख लीजिए। अगर मान लीजिए रो 1 को रो 2 से कर सकते हैं, तो इस रो को, ये आपका कौन सा है, रो 2, ये आपका कौन सा है, रो 1, ये आपका कौन सा है, रो 3, ठीक है ना। इस रो 2 को रो 1 की जगह लिख दीजिए। कैसे, अब जब ट्रांसफॉर्म करेंगे, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं ना, एलिमेंट्री ऑपरेशन के बाद जैसे ही चेंज करेंगे, R1 को R2 से जैसे ही इंटरचेंज करेंगे, तो ये जो हमारा मैट्रिक्स हो जाएगा, कैसा हो जाएगा देख लीजिए। R1 की जगह R2 रख दीजिए, यानी इसको ऊपर लेकर चले आइए, -1 0 और 2, ठीक है ना। और क्या कहता है देख लीजिए, दोनों तरफ एरो है, ठीक है ना, दोनों तरफ एरो है। आप एक ऑपरेशन करके नहीं छोड़ सकते। अब दोबारा जो यहां से लिखना शुरू करेंगे, आप ये उतारना शुरू नहीं कर दीजिएगा। अब क्या करेंगे, रो 1 को रो 2 की जगह लिख देंगे। क्यों, क्योंकि आप इंटरचेंज कर रहे हैं, आप सिर्फ चेंज नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे से अदला बदली। अगर दूसरा पंक्ति पहले पंक्ति में जा रहा है, दूसरा रो पहले रो में जा रहा है, तो पहला रो कहां चला जाएगा, दूसरे रो में चला जाएगा। यानी ये आप ऊपर लिखते हैं तो इसको आपको नीचे लिखना पड़ेगा, 1 3 2 और -3 0 और -1, ठीक है ना। ये हमने इंटरचेंज किया, ये अदला बदली कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब पहले वाले मैट्रिक्स को देखिए और नए वाले मैट्रिक्स को देखिए। यहां पर क्या था, 1 3 2 -1 0 2 -3 0 -1, और आपको सेम मैट्रिक्स मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना। सेम मैट्रिक्स मिलेगा ही नहीं, क्योंकि हमने क्या कर दिया, 2 रो को इंटरचेंज कर दिया, अदला बदली कर दी ना। तो अदला बदली करने के बाद नया मैट्रिक्स आ गया, इसलिए यहां पर आपको टॉपिक में क्या लिखा हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब हमको मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म करने की क्या जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये हम इसके आगे चलेंगे ना, तो अगले टॉपिक में आपको इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पढ़ना है। उसके बाद जो है ना, आपको ये दिखाना है कि कोई भी किसी का इन्वर्टिबल मैट्रिक्स निकालना है, किसके थ्रू, इस एलिमेंट्री ऑपरेशन के थ्रू। तब वहां पर आपको दिखेगा कि हमें यहां पर एलिमेंट्री ऑपरेशन की क्या क्या जरूरतें हैं।
ठीक है ना। अब मैंने ये तो रो के बारे में लिखा, फिर मैंने यहाँ पर कॉलम के बारे में भी तो लिखा है। क्या लिखा है कि आप दो कॉलम को भी इंटरचेंज कर सकते हैं, यानी अगर सी आई ले रहे हैं तो ये इंटरचेंज कीजिए किसमें, सी जे में, ठीक है ना। ये इंटरचेंज कीजिए किसमें, सी जे में। कहने का अर्थ ये है कि आपको दो अलग अलग कॉलम दिया हुआ है, जैसे यही मैट्रिक्स है ना, इसी में क्या करेंगे, अब जरा इसी चीज को लिखते हैं यहाँ पर लिखेंगे 1 3 2 -1 0 2, ठीक है ना, -3 0 और -1, ठीक। अब चलेंगे इसके आगे। आगे क्या है कि इसके बारे में अब कह रहा है कि आप कॉलम इंटरचेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कॉलम इंटरचेंज कर सकते हैं। तो जो काम यहाँ किया है ना वही काम यहाँ करना है। लेकिन आप थोड़ा सा समझिए, ये आपका कॉलम है, ठीक है ना, ये आपका कॉलम है, ये बॉक्स बनाने की आपको जरूरत नहीं, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं। ये आपका कॉलम है, तो ये आपका कौन सा कॉलम है, पहला कॉलम है, समझ गए ना। ये आपका कौन सा कॉलम है, दूसरा कॉलम है। ये आपका कौन सा कॉलम है, तीसरा कॉलम है। बात को क्लियरली समझ गए। अब ये जो तीन कॉलम है आप किसी को भी इंटरचेंज कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर आप इसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन ये लगाएंगे कि C1 को इंटरचेंज कीजिए C3 के साथ। किसके साथ इंटरचेंज करना है, C3 के। तो जरा गौर कीजिए, C1 को C3 के साथ इंटरचेंज करना है, तो मतलब हमको C2 को कुछ नहीं करना है, C2 को छूना भी नहीं है। आपको इंटरचेंज किसको करना है, C3 को C1 के साथ। तो इंटरचेंज जब कर दीजिएगा तब जो आपको मैट्रिक्स मिलेगा वो ऐसा मिलेगा। अब कहता है C1 की जगह C3 लिख दीजिए और C3 की जगह C1 लिख दीजिए। तो लिख दीजिए C1 की जगह C3 लिख दीजिए, C3 जो है वो उतार दीजिए, 2 2 -1। अब कॉलम 2 लिखना है दूसरा। तो हमने कहा कि दूसरे कॉलम के साथ तो कुछ करना ही नहीं है, एलिमेंट्री ऑपरेशन किसके साथ कर रहे हैं, कॉलम 1 और कॉलम 3 के साथ। कॉलम 2 के साथ कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कॉलम 2 को क्या कर देंगे, सीधा और सीधा लिख देंगे। अब क्या करना है, कॉलम 3 की जगह कॉलम 1 आ जाएगा, क्योंकि आप इसको हम क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं। हम क्या करना चाहते हैं, 1 -1 और 3 लिख दिए, -3। अब हम यहाँ करना क्या चाहते हैं, करना ये चाहते हैं कि हम किसी मैट्रिक्स को एलिमेंट्री ऑपरेशन के थ्रू ट्रांसफॉर्म कर देंगे, दूसरे टाइप के मैट्रिक्स में क्या कर देंगे, परिवर्तित कर देंगे, रूपांतरित कर देंगे, ट्रांसफॉर्म कर देंगे। समझ गए ना। इसलिए इस एलिमेंट्री ऑपरेशन की जरूरत हम लोगों को पड़ती है। और मैंने अभी आपको बता दिया एलिमेंट्री ऑपरेशन करते क्यों है। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन करते हैं, आगे जब आप इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पढ़िएगा तो आपको कहेगा एलिमेंट्री ऑपरेशन के थ्रू आप इन्वर्टिबल मैट्रिक्स निकालिए, तब वहां पर आपको दिखेगा कि हम ये क्यों कर रहे हैं। तो आगे के टॉपिक में आप शांति से इसको समझते हुए चले जाइए, ठीक है ना। ज़्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, शांति से इसको समझते हुए चले जाएंगे। और इसको समझने के बाद जब मैं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पढ़ाऊंगा और वहां पर जब मैं एलिमेंट्री ऑपरेशन करके दिखाऊंगा आपको, तब आप देख लीजिएगा कि इसकी जरूरत क्यों है, ठीक है ना। अभी तत्काल इसको समझ गए ना। पहला पॉइंट क्या है कि यू कैन इंटरचेंज 2 रोज और 2 कॉलम्स। आप 2 रो और 2 कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं। इंटरचेंज करने का तरीका मैंने यहाँ बताया ना। अब इसको आप अगर नहीं समझे हैं तो फिर से वीडियो बैकवर्ड करके आप देखने की कोशिश कीजिए, समझ जाइएगा, ठीक है ना। बस कुछ नहीं कर रहे हैं, 2 रो को इंटरचेंज कर रहे हैं, अदला बदली, स्थान का अदल बदल, ठीक है ना, स्थान का अदल बदल। चलिए अब दूसरे पॉइंट पर, इसके दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। अब क्या कर सकते हैं आप, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट जो हमारा है, पहला पॉइंट हमारा खत्म हो गया। अब दूसरे पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे। दूसरे पॉइंट में हम क्या करेंगे, किसी भी रो को, ठीक है ना, किसी भी रो को या फिर किसी भी कॉलम को किसी स्केलर से आप गुणा कर सकते हैं। स्केलर मतलब अदिश। अदिश का मतलब नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है, जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। आपको नॉन जीरो नंबर रखना है, वो एलिमेंट्री ऑपरेशन आप कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका रूल है कुछ, एलिमेंट्री ऑपरेशन आप अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। पहला एलिमेंट्री ऑपरेशन जो बताया वो रूल के हिसाब से वो करना है। दूसरा रूल जो हमारा ये है कि आप किसी न किसी स्केलर से किसी रो या फिर कॉलम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी अदिश से, हालांकि वो नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, यानी जीरो नहीं लेना है। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं शॉर्ट में, कैन मल्टीप्लाई एनी रो और कॉलम with non-zero number,
ठीक है ना। अब सिंबॉलिकली क्या करते हैं, नॉन जीरो नंबर को किसी चीज से आप डिनोट कर दीजिए, एन से डिनोट कीजिए, एच से डिनोट कीजिए, के से डिनोट कीजिए, किसी से डिनोट करते हैं। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि जो नॉन वेरिएबल होता है उसको के से डिनोट करते हैं, तो यहाँ भी के से डिनोट कर देंगे, ठीक है ना। कोई नॉन जीरो नंबर क्या ले लेते हैं, के, तो उससे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसको सिंबॉलिकली पढ़िएगा, मतलब आप इसको सिंबल से इसको दर्शाना चाहिएगा, किसको, इस सेंटेंस को। अब जो हिंदी वाले हैं फिर से समझ लीजिए, मैं हिंदी में तो बोल रहा हूं, इंग्लिश में तो बोल नहीं रहा हूं। कैन मल्टीप्लाई एनी रो और कॉलम विथ नॉन जीरो नंबर, आप किसी भी रो यानी किसी भी पंक्ति को, किसी भी स्तंभ को गुना कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं, किससे, नॉन जीरो नंबर से। नॉन जीरो नंबर से मतलब क्या, कि ऐसा नंबर जो जीरो नहीं हो, ठीक है ना। आप नॉन जीरो नंबर लेना है, ऐसा नंबर जो जीरो नहीं हो, तो आपको इस नंबर से गुना करना है। हिंदी वाले, कैन मल्टीप्लाई एनी रो और कॉलम विथ नॉन जीरो नंबर के, ठीक है ना। इसका हिंदी में लिखा देता हूं। सिंबॉलिकली अगर हम इसको लिखना चाहते हैं, रो के साथ करना चाहते हैं, किसके साथ करना चाहते हैं, रो के साथ करना चाहते हैं, तो आर आई बराबर आप क्या कर सकते हैं, के गुना आर आई। समझ गए, आप आर आई बराबर क्या कर सकते हैं, के गुना आर आई, यानी उसमें किसी स्केलर से गुना कर सकते हैं। या फिर अगर कॉलम के साथ गुना करना चाहते हैं तो कॉलम को भी क्या लिखेंगे आप, के गुना सीजे, ठीक है ना। यानी आप किसी रो को, किसी कॉलम को इस के से गुना कर सकते हैं, और ये के हमारा क्या है, एक नॉन जीरो नंबर है। ये के हमारा क्या है, एक नॉन जीरो नंबर है, ठीक है ना। हिंदी वाले लिखेंगे कि गुना कर सकते हैं किसी भी पंक्ति या फिर स्तंभ को। मैं बोल रहा हूं, सुन के लिख लीजिएगा, किसी भी पंक्ति या फिर स्तंभ को ऐसे नंबर से जो जीरो नहीं हो, ठीक है ना, ऐसे स्केलर से जो कि जीरो नहीं हो, ऐसे अदिश से जो कि जीरो नहीं हो। अब एग्जांपल में आसानी से इसको समझ लीजिएगा। चलिए, ए बराबर अगर कुछ भी दिया हुआ है, √2 -3 0 1, ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है ना। अब इसमें जरा देखिए, अगर पहले पंक्ति की बात करते हैं, पहले किसकी बात करते हैं, पंक्ति की। इसमें कितने पंक्ति, एक पंक्ति ये और दूसरा पंक्ति ये। आप जो भी पंक्ति उठाइएगा, ठीक है ना। अब ये नहीं है कि R1 बराबर के गुना R2 कर देंगे, ठीक है ना, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है कि R1 और R2 में से किसी एक रो को उठाना है, और उसमें आप क्या कर सकते हैं, किसी नॉन जीरो नंबर से गुना कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम क्या करेंगे, R1 बराबर हम ऐसा लिखना चाहते हैं 3 गुना R1, तो ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना। या फिर आप अगर ये नहीं लिखना चाहते हैं, आप अगर ऐसे लिखना चाहते हैं R2 = -1 गुना क्या लिखना चाहते हैं, R2, ये भी कर सकते हैं। यानी किसी स्केलर से उसी रो को गुना कर दिए और उसी की जगह लिख दिए। अब -1 से R2 को गुना करना है, तो आपको क्या करना है, देख लीजिए, ए बराबर नहीं लिखिए। अब R2 को क्या करना है, जरा ध्यान दीजिए। R1 को आपको कुछ भी नहीं करना है, एलिमेंट्री ऑपरेशन किसका कर रहे हैं, R2 का। तो जो R1 है ना, उसको ज्यों का त्यों लिख दीजिए। आप किसके साथ कर रहे हैं, R2 के साथ, तो कर दीजिए। -1 से R2 को गुना करना है और उसको R2 की जगह लिख देना है। तो -1 से 0 को गुना करेंगे 0, -1 से 1 को गुना करेंगे क्या करेंगे, -1 हो जाएगा। और ये आपका नया मैट्रिक्स हो गया, मैट्रिक्स का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, नया मैट्रिक्स हो गया। इसके बराबर मैट्रिक्स नहीं रहा, इसीलिए ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। अब चलिए, यही काम अगर आप कॉलम के साथ करना चाहते हैं, जरा देखिए, √2 है, -3 है, 0 है, 1 है। अब इसमें कितने कॉलम है, देख लीजिए, स्तंभ 1 और 2। ये आपका कॉलम 1 है और ये आपका कॉलम 2 है। जिस भी कॉलम को उठाना चाहते हैं, ठीक है ना, उसको उठा लीजिए। आप अगर C1 के साथ कोई ऑपरेशन करना चाहते हैं तो C1 के साथ कीजिए। C1 = C1 में ही किसी नॉन जीरो नंबर से गुना करना है। मान लीजिए -5 गुना C1, -5 से C1 को गुना करके C1 की जगह ही लिखना उसी जगह पर है, बस गुना कर देना है। तो -5 को इससे गुना कर दीजिए ना, क्या लिखेंगे, -5 गुना √2, -5 √2 हो जाएगा। -5 गुना 0 क्या हो जाएगा, 0, और क्या हो जाएगा, इसमें C2 का तो ऑपरेशन हम लोग कर ही नहीं रहे हैं ना, तो C2 को चेंज ही नहीं करेंगे, C2 को ज्यों का त्यों लिख देंगे। यानी -3 और 1, ये हमारा कॉलम का जो ट्रांसफॉर्मेशन था हमने कर दिया, और इससे क्या हो गया, मैट्रिक्स भी ट्रांसफॉर्म हो गया ना। और वही काम तो हम एलिमेंट्री ऑपरेशन के द्वारा कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको समझ गए,
ओके। अब चलिए इसके बाद जो है हम लोग तीसरा पॉइंट हम लोग समझते हैं। दूसरा पॉइंट अगर समझ गए हैं तो ठीक, नहीं समझे तो इसको दोबारा देखिए वीडियो को। कोई कुछ भी करना नहीं है आपको, क्या करना है R2 की जगह -1 गुना R2 लिखना है, कुछ नहीं करना है। R2 में क्या किए, -1 से सिर्फ गुना कर दिए, कोई अंतर नहीं किए। और R1 के बारे में कुछ नहीं था तो R1 को ज्यों का त्यों लिख दिए, ठीक है ना। वही काम हम लोग कॉलम के साथ किए। कोई दिक्कत है समझने में? नहीं। चलिए तीसरे पॉइंट पर चलते हैं। तीसरा पॉइंट जो हमारा है, देखिए शांति से समझना है। ये थोड़ा सा लिखा हुआ लंबा रहेगा लेकिन है बहुत ही छोटा सा, सिंबॉलिक रूप में लिखेंगे तो आप समझ जाइएगा। हम पहले लिख रहे हैं एडिशन टू एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम। एक बात याद रखना है आपको तीनों एलिमेंट्री ऑपरेशन में, ठीक है ना। रो को कॉलम और कॉलम को रो के साथ नहीं। यहां पर रो या कॉलम लिखने का, रो और कॉलम लिखने का मतलब क्या है पता है? रो का काम कर रहे हैं तो रो के साथ, और कॉलम का काम कर रहे हैं तो कॉलम के साथ। इस बात को याद रखिएगा तीनों पॉइंट में, मैं बार बार बता रहा हूं। तो एडिशन कर रहे हैं किसी एलिमेंट को, किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट को किसी दूसरे, किससे? द करस्पॉन्ड, ठीक है ना, द करस्पॉन्ड एलिमेंट्स ऑफ another रो और कॉलम। फिर मैं इसको समझा रहा हूं कि हम लोग एडिशन कर रहे हैं किसी भी एलिमेंट्स को, किसका एलिमेंट? किसी रो या कॉलम का एलिमेंट, किससे? तो करस्पॉन्ड एलिमेंट से दूसरे रो या कॉलम का। वैसे भी जोड़ का क्या है, जोड़ते क्या कैसे हैं आपको याद होगा, दो मैट्रिक्स को ऐड करना है, जोड़ना है तो आपको करस्पॉन्ड एलिमेंट ही जोड़ते हैं ना। लेकिन यहां पर एक आपको शर्त लगा दिया। क्या शर्त लगाया ये सुन लीजिए, करस्पॉन्ड एलिमेंट से जोड़ सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन वो करस्पॉन्ड एलिमेंट जो हो वो मल्टीप्लाई हो, रो और कॉलम मल्टीप्लाई विथ, वो मल्टीप्लाई हो किससे? एनी नन जीरो नंबर से, ठीक है ना। तो हिंदी वाले पहले लिख लीजिए। हिंदी वाले क्या लिखिएगा कि किसी भी रो या कॉलम, किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयव को किसी दूसरे पंक्ति या स्तंभ के अवयव जो कि गुना हो किसी अदिश, और अदिश के बारे में क्या है कि वो जीरो नहीं हो, शून्य नहीं हो, गुना हो किसी अदिश से को जोड़ सकते हैं। थोड़ा सा ये पॉइंट लंबा हो गया, आप इसको फॉरवर्ड करके मेन जो आपका समरी है अभी जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझिएगा, ठीक है ना। इसको फॉरवर्ड भी कर सकते हैं लेकिन इसको नोट करना है, ठीक है ना। मैं बता रहा हूँ सुन लीजिए। इंग्लिश वाले, एडिशन टू एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम, किसी रो और कॉलम से कोई एलिमेंट उठाएंगे, उसको जब जोड़ेंगे किससे? अनदर रो और कॉलम से, दूसरे रो और कॉलम से, किससे? दूसरे और रो कॉलम के एलिमेंट में ही ना जोड़ेंगे। इसलिए यहां पर लिखा हुआ है करस्पॉन्ड एलिमेंट, उसके संगत अवयव। यानी अगर इसका पहला एलिमेंट ले रहे हैं इस रो का तो दूसरे भी रो का जिसमें जोड़ रहे हैं तो उसका क्या लेना है? पहला एलिमेंट लेना है। इसका दूसरा तो इसका क्या? दूसरा। इसका तीसरा तो इसका क्या? तीसरा। और इसमें मेन एक फैक्ट है। फैक्ट क्या लगाया? वो मल्टीप्लाई होना चाहिए। कौन? दूसरा जो जोड़ रहे हैं। जो पहला है वो स्थिर रहेगा, उसमें किसी से मल्टीप्लाई नहीं होगा। लेकिन जो दूसरा आप रो लीजिएगा उसमें आपका एक मल्टीप्लाई होगा। क्या मल्टीप्लाई होगा? तो नॉन जीरो नंबर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। नॉन जीरो नंबर मल्टीप्लाई होगा। हिंदी वाले समझ लीजिए, किसी पंक्ति या स्तंभ को दूसरे पंक्ति या स्तंभ से जोड़ेंगे, रो को रो से जोड़ेंगे या रो को किसी कॉलम को कॉलम से जोड़ेंगे, स्तंभ को। तो याद रखिएगा दूसरा जो स्तंभ लेंगे या रो लेंगे उसमें कोई ना कोई अदिश गुना हो, और ऐसा अदिश गुना हो जो शून्य ना हो। अब सिंबॉलिकली इसको समझ लीजिए तो आराम से समझ लीजिएगा। सिंबॉलिकली अगर इसको समझेंगे, सिंबॉलिकली इसको अगर समझेंगे तो जरा ध्यान से देख लीजिए। सिंबॉलिकली यहां पर कहता है कोई एक रो लीजिए,
ठीक है ना, कोई रो लीजिए, आप पहला ले रहे हैं, दूसरा ले रहे हैं, तीसरा ले रहे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो ले रहे हैं उसी को पहले लिखिए और उसमें जो दूसरा रो ऐड करने वाले हैं आप, ठीक है ना, उसमें जो दूसरा रो ऐड करने वाले हैं आप, उसके एलिमेंट को किसी स्केलर से क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। समझे? किसी रो को अगर आप दो रो के एडिशन में दिखाना चाहते हैं तो पहले वो रो होना चाहिए, फिर प्लस होना चाहिए, फिर जो दूसरा रो ले रहे हैं उसको किसी स्केलर से क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई होना चाहिए। यही काम हम कॉलम के साथ करेंगे। कॉलम अगर हम पहला दूसरा तीसरा कोई ले रहे हैं, उसी कॉलम को यहाँ पहले लिखेंगे और उसमें ऐड करेंगे किसी दूसरे कॉलम को, तो उस कॉलम को कैसे गुना करेंगे, किसी नॉन जीरो नंबर से गुना करना पड़ेगा। ठीक है ना। अब जरा देखिए एग्जाम्पल में आप तुरंत समझ जाएंगे, अभी तक भी नहीं समझे हैं तो एग्जाम्पल से समझ जाइए। अगर a बराबर ऐसा लिखा हुआ है -1 2 और 0 और 3, ठीक है ना, इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है, ठीक है ना। हम ऑपरेशन करना चाहते हैं, क्या ऑपरेशन करना चाहते हैं, R2 लीजिए, R2 की जगह क्या लिखिए, R2 हमारा क्या है, ये वाला 0 और 3, उसकी जगह आपको लिखना क्या है कि R2 में आप क्या कीजिए, प्लस कीजिए -1 गुना R1, -1 गुना R1। अब जरा देखिए कहता क्या है, आपको कहता है R2 में R1 जोड़ना है, लेकिन R1 को जोड़ने से पहले R1 को -1 से क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। बात समझ गए, क्लियर। अब जरा ध्यान से देखिए हम करते क्या है, R2 की जगह क्या क्या लिखना है जरा देख लीजिए। R2 की जगह पहले R2 लिखना है, उसमें जोड़ना है -1 गुना R1। आपको पूरी तरह से सॉल्व करके आपको दिखाते हैं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पूरी तरह से सॉल्व करेंगे। जरा देख लीजिए क्या करेंगे, पहले लिखेंगे -1 और 2, क्यों, क्योंकि यहां पर R1 को ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, R1 के बारे में नहीं कर रहे हैं, किसके बारे में कर रहे हैं, R2। किसको बदलना है, R2 को बदल रहे हैं, तो R1 को ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब R2 को बदल रहे हैं तो R2 को किससे बदल रहे हैं जरा देख लीजिए। R2 बराबर क्या कहता है, R2 लिखिए तो R2 का पहला एलिमेंट क्या है, 0, लिख दिए ना 0, क्योंकि कहता है करस्पॉन्ड एलिमेंट लिखिए, फिर उसमें जोड़ना है, प्लस करना है, क्या करना है बुआ, -1, पहले क्या लिखिए -1 और उसके साथ गुना होना चाहिए R1। अब यहीं पर आपको समझना है, ये 0 पहला एलिमेंट है दूसरे रो का, पहला एलिमेंट है ना, और करस्पॉन्ड एलिमेंट लेना है। R1 लिखा हुआ है तो R1 का भी कौन सा एलिमेंट लेंगे, पहला ही एलिमेंट लेंगे। बात समझ गए ना, इसका पहला एलिमेंट क्या है, -1, तो यहां पर किससे गुना करेंगे, -1 से। समझ गए ना। अब जरा देखिए इसका दूसरा एलिमेंट लिखना है, इसका क्या कौन सा एलिमेंट लिखना है, दूसरा, तो ठीक इसी तरह लिखेंगे। R2 बराबर है क्या, 3, पहले क्या लिखेंगे 3 प्लस, फिर क्या प्लस दिया हुआ था, प्लस लिखा मैंने, फिर क्या दिया हुआ है -1, और -1 में गुना कीजिए R1, फिर वही बात आ गई, करस्पॉन्ड एलिमेंट यानी संगत अवयव। कौन से अवयव लेने हैं, संगत अवयव लेने हैं, तो दूसरे पंक्ति के स्तंभ के संगत अवयव क्या लेने हैं, संगत अवयव, हिंदी वाले संगत अवयव। तो इसका संगत अवयव 3 का संगत अवयव क्या है, 2, यानी जिस नंबर पर 3 है उसी नंबर पर क्या है 2। रो 1 में दूसरा एलिमेंट 2 और रो 2 में दूसरा एलिमेंट 3, तो इसको किससे गुना करेंगे, 3 से। अब जो ये ट्रांसफॉर्म होगा इसको ट्रांसफॉर्म करके लिखिए, ट्रांसफॉर्म करेंगे तो क्या होगा, -1 और 2, और ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा देख लीजिए, -1 गुना 1 -1 हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 1 + 0 क्या हो जाएगा 1। यहाँ देखिए 3 गुना -1 -3 हो जाएगा, और ये पहले से 3 है तो टोटल क्या हो जाएगा 0, टोटल क्या हो जाएगा 0। अब देखिए दूसरा जो रो था वो ट्रांसफॉर्म हो गया ना, इसीलिए आपका टॉपिक का नाम ही है एलिमेंट्री ऑपरेशन ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये 0 3 था, ट्रांसफॉर्म होके क्या हो गया 1 और 0, और ट्रांसफॉर्म करने का तरीका क्या था, ये काम आप कर सकते हैं। तो जो काम हमने रो के साथ किया वही काम हम क्या कर सकते हैं, कॉलम के साथ भी कर सकते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए, मैं कॉलम का भी करके दिखा देता हूं आपको, इसको नोट कर लीजिए। अब कॉलम का करके आपको दिखाता हूं। कॉलम का करके दिखाता हूं। अब कॉलम की बात करते हैं तो मान लीजिए C1 को बदलना है, किसको बदलना है, C1 को। तो अब इस C1 को बदलने के लिए पहले क्या लिखेंगे, C1 ही लिखेंगे, और दूसरा कोई कॉलम, अगर इसमें तीसरा कॉलम रहता ना, जरूरी नहीं एक C2 ही लेंगे,
तीसरा कॉलम रहता तो C3 के साथ ऑपरेट करते, चौथा कॉलम रहता तो C4 के साथ ऑपरेट करते। हमारा मन था जिसके साथ ऑपरेट करें, तब यहाँ पर C2 ही है तो C2 के साथ ऑपरेट करेंगे। लेकिन याद रखेंगे कि दूसरा जो हमने इसमें ऐड किया है उसमें किसी न किसी स्केलर से क्या हो, गुना हो, यानी कोई नॉन जीरो नंबर, तो किसी से गुना कीजिए, 2 से गुना कर देता हूं मैं, ठीक है ना। आप ऐसा कर सकते हैं अगर आपको ट्रांसफॉर्म करना है, तो ये काम करना है तो इसको करेंगे कैसे देख लीजिए। ट्रांसफॉर्म किसको करना है, C1 को, और C2 को कुछ भी नहीं करना है। तो C2 नीचे मैं आपको डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, C2 क्या कर रहा हूं, 0 और 3, इसको तो कुछ करना ही नहीं है ना। करना किसको है, C1 को। C1 को क्या करना है, देखिए पहले C1 का एलिमेंट लिख लेना है, -1 लिख लिए, फिर कहता है प्लस दीजिए, फिर प्लस दे दिया, फिर कहता है 2 गुना C2 कीजिए, 2 गुना, अब C2 का कौन सा एलिमेंट लेंगे, फिर वही बात, करस्पॉन्ड एलिमेंट यानी संगत अवयव, -1 लिए हैं तो आपका यहाँ पर क्या लेंगे, 0 लेंगे, करस्पॉन्ड एलिमेंट क्या लेंगे, 0। क्लियर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो कॉलम है ये वाला, दूसरा जो एलिमेंट है, सॉरी पहला कॉलम C1, ओ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ठीक है ना। थोड़ी सी मिस्टेक ये हो गई है कि हम बात कर रहे थे कॉलम की और यहाँ पर कर दिया मैंने रो, ठीक है ना। आपको क्या करना है कि कॉलम करना है, सॉरी। अब चलिए C1 को बदलना है ना, तो C2 को ज्यों का त्यों लिख दीजिए, 2 और 3। बदलना किसको है, कॉलम 1 को। कॉलम 1 मतलब क्या, -1 और 0 को बदलिए। पहले लिखेंगे -1, ठीक है ना, फिर क्या देना है, प्लस देना है, फिर क्या करना है, 2 गुना कॉलम 2। कॉलम 2 का करस्पॉन्ड एलिमेंट लेंगे, तो पहला एलिमेंट ये है तो कॉलम 2 का पहला एलिमेंट लेंगे, 2 गुना 2, ठीक है। अब यहाँ पर चलिए, यहाँ पर इसका काम क्या है, 0 प्लस, अब 2C2, फिर वही काम, 2 तो गुना करना है लेकिन C2 का एलिमेंट लेके, तो इसका दूसरा एलिमेंट है तो C2 का भी क्या लेंगे, दूसरा एलिमेंट लेंगे, 2 गुना 3। ट्रांसफॉर्म हो गया, आराम से ट्रांसफॉर्म करके लिख दीजिए। क्या ट्रांसफॉर्म किया हम लोगों ने, 2 दूनी 4 और -1 क्या हो जाएगा 3, और ये आपका हो जाएगा 2, 2 तिया 6 प्लस 0 कितना हो जाएगा 6, और ये क्या हो जाएगा 3। अब जरा देख लीजिए कि आपका जो पहले था उससे ट्रांसफॉर्म होके मैट्रिक्स क्या बन गया, दूसरी तरह का मैट्रिक्स बन गया। क्लियर है। ये 3 पॉइंट आप लोगों को एलिमेंट्री ऑपरेशन में ध्यान में रखना है। पूरा आप लैंग्वेज लर्न कीजिए या फिर नहीं कीजिए। आपको पहला पॉइंट सिंपल था, आपको रो से रो इंटरचेंज कर देना था, ठीक है ना। अगर पहला रो तीसरा रो इंटरचेंज कर रहे हैं तो तीसरे की जगह पहला लिख दीजिए और पहले की जगह तीसरा लिख दीजिए। दूसरा पॉइंट हमारा क्या था, दूसरा पॉइंट हमारा था आप किसी भी कॉलम या रो में किसी भी स्केलर से गुना कर सकते हैं, ठीक है ना। किसी भी कॉलम या रो में किसी भी स्केलर से क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं, लेकिन आपका वो स्केलर कैसा हो, नॉन जीरो हो, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट आपके सामने है, आप किसी भी रो को 2 रो में ऐड करके दिखा सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन उसमें पहला तो ये होना चाहिए और दूसरा जो भी रो आप उसमें जोड़ रहे हैं उस रो के एलिमेंट में किसी भी स्केलर से क्या कर देंगे, गुना करेंगे, और वो स्केलर क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। तो ये वाला चीज़ आप समझ गए। अगर नहीं समझे हैं तो बैकवर्ड जाके फिर से समझिए। ये तीसरा पॉइंट भी हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। अब चलेंगे हम लोग इस तीनों एलिमेंट्री ऑपरेशन के खत्म होने के बाद, ठीक है ना, हमारा जो अगला पॉइंट है वो है हमारा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ठीक है ना। हम लोग पढ़ेंगे व्युत्क्रमणीय आव्यूह। इंग्लिश की बात करेंगे तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, और हिंदी की बात करेंगे तो व्युत्क्रमणीय आव्यूह, ठीक है ना। उसको लोग बात करते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की, ठीक है ना। अगला हमारा जो पॉइंट है वो है आपका इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। अब जरा इसको समझ लीजिए। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हिंदी की बात करेंगे तो व्युत्क्रमणीय आव्यूह। आप जिस तरह से याद रखना चाहें, ठीक है ना, डिफिनेशन आप जिस तरह से याद रखना चाहिए, इंग्लिश हो या हिंदी हो, मैथ में उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि कॉन्सेप्ट किस तरह का है, ठीक है ना। अगर क्योंकि आपको जो क्वेश्चन कहीं दिया रहेगा ना, वो क्वेश्चन जो होगा वो आपका इंग्लिश हिंदी दोनों में दिया रहेगा। आपको जिस लैंग्वेज में समझ में आता है उस हिसाब से समझिए, लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर रखिए। अब चलिए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स समझने के लिए पहले हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं। अब लिखेंगे क्या कि इफ एनी मैट्रिक्स, मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है ना। अब ये जो मैट्रिक्स होगा ये कैसा होगा, याद रखिएगा, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा।
ये कैसा मैट्रिक्स होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना, एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो ए है, ऑफ ऑर्डर, किसी ऑर्डर का है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसमें मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, तो आप m गुना m लिखिए या फिर n गुना क्या लिखिए, n लिखिए, और उसके लिए ऑर्डर आप m लिखिए या फिर n लिखिए। तो मैं यहाँ पर ऑर्डर m लिख देता हूँ, ठीक है ना, सेम ही ऑर्डर होगा। देख लीजिए ना, अगर m गुना n का कोई मैट्रिक्स है, ठीक है ना, तो ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स यानी वर्ग आव्यूह कब होगा? जब m बराबर क्या होगा? n। तो m बराबर n होगा तो सीधा हम m ऑर्डर का लिख सकते हैं। यानी m ऑर्डर का मतलब क्या? उसमें पंक्ति भी m है और रो भी क्या है, सॉरी पंक्ति तो रो ही हो गया, कॉलम भी क्या होगा? m ही होगा। यानी नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ एलिमेंट, आपका रो दोनों बराबर है। ऑर्डर ऑफ m एंड another मैट्रिक्स एग्जिस्ट। अब another जो मैट्रिक्स होगा ना, उसमें भी मैं स्क्वायर लिख देता हूं आपको। another स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। क्यों ऑर्डर सेम होना चाहिए? आगे बता रहा हूं। सच दैट, कैसा होना चाहिए? सच दैट, अब another मैट्रिक्स जो मैंने लिखा ना, another मैट्रिक्स का एक नाम दे देता हूं। क्या दे देता हूं? बी। सच दैट ए बी बराबर बी ए बराबर आई। अब देखिए, इसको समझ के आप लिखे देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि सेम ऑर्डर क्यों लिखा था मैंने आपको जब मल्टीप्लाई का, अब देखिए दो मैट्रिक्स का जब मल्टीप्लाई कर रहे थे हम लोग, ठीक है ना, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था इसका प्रॉपर्टी कि ए बी इज इक्वल टू बी ए। यानी आप दो मैट्रिक्स को जब आप गुना कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कम्यूटेटिव लॉ यानी ए बी बराबर क्या? बी ए। ये तभी संभव है जब ए और बी दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ये मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पर देखिए ए बी बराबर क्या लिखा हुआ है? बी ए। तो इसके लिए कंडीशन ही है कि सेम ऑर्डर का होगा तभी ए बी बराबर बी ए संभव है, ठीक है ना। ऐसे ए बी बराबर बी ए संभव नहीं है, क्योंकि उल्टा जब आप गुना करेंगे तो रो हो जाएगा अलग और कॉलम हो जाएगा अलग, ठीक है ना। अब सेम ऑर्डर का, अब इसको अशांति से समझ लीजिए बिना कोई प्रेशर के। कोई मैट्रिक्स आपको दिया है ए और मैट्रिक्स कैसा है? स्क्वायर। एक दूसरा मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, ठीक है ना, वो क्या है? बी। वो भी कैसा मैट्रिक्स है? स्क्वायर, ठीक है ना। अब दोनों का ऑर्डर भी क्या है? सेम है। और जब हम ए को बी से गुना करते हैं, दो मैट्रिक्स जो दिया हुआ है उसको हम जब दोनों को गुना करते हैं तो ए बी बराबर क्या हो जाता है? बी ए। और गुना करने के बाद जो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो आपको मैट्रिक्स मिलता है वो कैसा मैट्रिक्स होना चाहिए? तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए। कैसा मैट्रिक्स होना चाहिए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए। तब देन ये जो बी मैट्रिक्स है ये आपका कहलाएगा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ठीक है ना। तब हम यहाँ क्या लिखेंगे? देन बी इज कॉल्ड इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ठीक है। अब डिनोटेड बाय, हम यहाँ पर कोमा देकर लिख देते हैं, डिनोटेड बाय ए इनवर्स, ठीक है ना। यानी कहने का अर्थ क्या है? b बराबर क्या हो जाएगा? a इनवर्स हो जाएगा, ठीक है ना। दो चीजें इसमें ध्यान में रखनी है बात। अब इतना लंबा लिखा मैंने, ठीक है ना। हिंदी में लिखेंगे कोई दो मैट्रिक्स, यहां से लिखना शुरू करते हैं। यदि कोई मैट्रिक्स यानी आव्यूह a वर्ग आव्यूह, कैसा आव्यूह? वर्ग आव्यूह a है जिसकी कोटि m हो, जिसकी कोटि क्या हो? कोटि m हो, और एक मैट्रिक्स एक वर्ग आव्यूह b हो उसी कोटि का, इस तरह कि ए बी बराबर बी ए हो जाए, और जब हम दोनों को गुना करें यानी ए को बी से गुना करें या बी को ए से गुना करें, फाइनली हमको रिजल्ट में क्या मिले? आई मिले। आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी आपका तत्समक आव्यूह, और तत्समक आव्यूह आपको याद है ना, जिसका डायगोनल क्या हो? 1 हो और बाकी एलिमेंट क्या हो? 0 हो। ऑर्डर 2x2 हो सकता है, 3x3 हो सकता है, 4x4 हो सकता है। तब बी जो कहलाएगा, बी व्युत्क्रमणीय कहलाएगा,
बी क्या कहलाएगा, व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाएगा। ठीक है ना। अब इसको सूचित कैसे करेंगे, कोमा देकर मैं लिख देता हूं, जिसे ए इनवर्स से सूचित करेंगे, ए इनवर्स से सूचित करेंगे। अरे वो किसका व्युत्क्रमणीय है, किसका व्युत्क्रम है, ए का ही व्युत्क्रम है, इसलिए उसको ए इनवर्स लिखेंगे। ठीक है ना। और बी बराबर क्या हो जाएगा, ए इनवर्स। ठीक है ना। अब एक चीज नोट करके आप लोग लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूं आप नोट करके लिख लीजिए कि आपका अगर ए बी का व्युत्क्रमणीय है तो बी भी ए का व्युत्क्रमणीय होगा, बी अगर ए का व्युत्क्रमणीय है तो ए भी बी का क्या होगा, व्युत्क्रमणीय होगा। समझ गए ना, ये याद रखिएगा। जैसे इस तरह अगर 2 1/2 का क्या है, अपोजिट है, यानी व्युत्क्रमणीय है, यानी आपका क्या है, इन्वर्टिबल है, तो 1/2 भी आपका 2 का क्या है, इन्वर्टिबल। समझ गए ना। तो अब इस चीज को आप लिख लीजिए, जो इंग्लिश वाले हैं इंग्लिश में लिख लीजिए, हिंदी वाले हैं हिंदी में लिख लीजिए। आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं, आपको कुछ भी ध्यान में नहीं रखना है, बस ये ध्यान में रखना है आपके पास 2 मैट्रिक्स है। कितने मैट्रिक्स, 2 मैट्रिक्स। उस 2 मैट्रिक्स में ए और बी, उस दोनों मैट्रिक्स में दोनों मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, दोनों मैट्रिक्स वर्ग आव्यूह होना चाहिए। दूसरी बात, दोनों मैट्रिक्स का आपको ऑर्डर यानी कोटि क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है ना। और तीसरा आपका क्या होना चाहिए, ए बी बराबर अगर बी ए निकल जाए और दोनों का जो रिजल्ट निकले वो क्या निकले, आई निकले, तो तब हम क्या कहेंगे कि वो दो आपका क्या है, ए और बी एक दूसरे का व्युत्क्रमणीय है। ए और बी दोनों क्या है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। किसका, फॉर ईच अदर, यानी दोनों के लिए। ठीक है ना। इसको लिख लीजिए और मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूं, समझ लीजिए। सिंपल था सिर्फ, लेकिन ये याद रखना है इन्वर्टिबल में दोनों सेम ऑर्डर का होगा और दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है। अब चलिए, अब इसको एग्जांपल से मैं आपको दिखा देता हूं। सब कुछ सिंपल वे में समझना है। चलिए अब एग्जांपल में आपको दिखा देता हूं। मान लीजिए ए बराबर आपको दिया हुआ है 2 1 1 1 और बी बराबर जो आपको दिया हुआ है 1 -1 -1 और 2। ठीक है ना। एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, फिर से थोड़ा सा समझ लीजिए। मैंने कहा था ए बी को पहले चेक करना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं। देख लीजिए स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों, क्योंकि आपका नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर है, पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या बराबर है। ये भी 2 × 2, पंक्ति 2 है और स्तंभ भी कितने हैं, 2 है, रो कॉलम दोनों 2 है, तो आपका सेम हो गया, ऑर्डर भी क्या हो गया, सेम, और स्क्वायर मैट्रिक्स तो हुआ ही, क्योंकि m बराबर क्या है, n है, और रो कॉलम बराबर हो गया। और इसका भी देखिए 2 × 2 और ये भी 2 × 2, तो ऑर्डर भी क्या हो गया दोनों का, सेम। तब हमको क्या चेक करना है, ये होने के बाद हमको चेक करना है, क्या चेक करना है, ए बी निकालना है, फिर बी ए निकालना है, फिर क्या, आई निकालना है। किसके लिए, फॉर इन्वर्टिबल। ठीक है ना। यानी हम लोगों को व्युत्क्रमणीय के लिए ये निकालना पड़ेगा। चलिए चेक करते हैं। पहले क्या चेक करेंगे, ए बी निकालिए। ए बी मतलब क्या, 2 1 1 1 दोनों को गुना करना है, 1 -1 -1 2 गुना करिए। गुना की प्रॉपर्टी मैं पहले भी बता चुका हूं, पहले वाला वीडियो देख सकते हैं आप, उसमें गुना मैंने बताया हुआ 3.2 जो है आपका 3.2, उसको जो है आप देख लेंगे एक्सरसाइज को। अब देखिए पहला रो पहला कॉलम 2 × 1, पहले क्या लिखेंगे 2 × 1 और जोड़, फिर क्या लिखेंगे 1 × -1 1 × -1, फिर क्या, अब दूसरा स्तंभ लीजिए, 2 गुना क्या लिखिएगा -1, 2 × -1 जोड़, फिर क्या लिखिएगा 1 × 2, 1 गुना क्या लिखिएगा 2। अब चलिए, अब रो स्तंभ खत्म हो गया, कॉलम खत्म हो गया, तब दूसरा रो 1 × 1 जोड़ 1 × -1। ठीक है। फिर क्या करना है, दूसरा स्तंभ लेना 1 × -1। ठीक है। फिर 1 × 2 प्लस में क्या लिखिएगा 1 × 2। इसको सॉल्व करके देखिए, 2 × 1 2 और 1 × -1 2 -1 कितना 1। यहां देखिए -2 2 × -1 -2 और ये +2 क्या हो जाएगा 0।
1 गुना 1 यानी 1 और प्लस 1 गुना माइनस 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 कितना 0, 1 गुना माइनस 1 माइनस 1 और 2 गुना 1 2, 2 माइनस 1 कितना 1। और ये जरा गौर कीजिए किसके बराबर है, आई के बराबर। आइडेंटिटी नहीं हो गया, देखिए ना डायगोनल क्या है 1 1 और बाकी के एलिमेंट क्या है 0। अब फिर पुनः आपको क्या निकालना है, बी ए निकालना है। बी ए निकालिएगा तो क्या लिखिएगा 1 माइनस 1 और 2। अब इसको क्या करेंगे 2 1 1 और 1, ठीक है ना। इसको गुना करते हैं, इसको गुना करते हैं तो क्या लिखेंगे 1 गुना 2, ठीक है ना। 1 गुना क्या लिखेंगे 2 और फिर प्लस क्या लिखेंगे माइनस 1 गुना 1 लिख दिया। अब चलिए दूसरे स्तंभ के साथ 1 गुना 1 फिर प्लस में माइनस 1 गुना 1 प्लस में माइनस 1 गुना 1। चलिए अब नीचे आते हैं, दूसरा रो माइनस 1 गुना 2 माइनस 1 गुना 2 प्लस 2 गुना क्या 1 2 गुना क्या 1। अब चलिए दूसरे स्तंभ के साथ माइनस 1 गुना 1 प्लस 2 गुना 1 प्लस 2 गुना 1। चलिए अब इसको ऑपरेट करके लिख दीजिए, जो भी सॉल्व करते हैं 2 गुना 1 2 और माइनस 1 कितना 1, 1 गुना 1 1 माइनस 1 कितना 0, माइनस 1 गुना 2 माइनस 2 और प्लस 2 कितना 0, माइनस 1 गुना 1 माइनस 1 और प्लस 2 कितना माइनस 1 और प्लस 2 क्या 1। अब देखिए ये भी हमारा क्या निकला आई, क्या निकला आई। ए बी भी हमारा आई और बी ए भी हमारा आई, तो हम कह सकते हैं ए बी इज इक्वल टू बी ए हमारा निकला। और दोनों किसके बराबर निकला आई के बराबर। तीनों कंडीशन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपका ए बी भी सेम निकले बी ए भी सेम निकले लेकिन रिजल्ट में आई रहे ही नहीं, ठीक है ना, तो वो भी आपका इन्वर्टिबल मैट्रिक्स नहीं होगा। आपको आई भी आना चाहिए, ए गुना बी करेंगे तब आई आना चाहिए, बी गुना ए करेंगे तब भी क्या आना चाहिए आई आना चाहिए। तब हम लिखेंगे ए बी बराबर बी ए और बराबर क्या आई। अब यहाँ पर ए और बी एक दूसरे का क्या है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। क्लियरली समझ गए इसको, ठीक है ना। अब चलिए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स यानी व्युत्क्रमणीय आव्यूह हमारा खत्म हो गया। अब इसमें कुछ नोट्स हमको लिखने हैं, ये हम लोगों ने पढ़ा इन्वर्टिबल, अब इसको समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो इसको दोबारा देख लीजिए। अब कुछ नोट्स हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना। चलिए नोट्स लिखते हैं। चलिए नोट जो हमारा है उस नोट में पहला नोट हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब अभी तक जो पढ़ा ना उसी के बारे में हमको लिखना है, ठीक है ना, अच्छे से समझ लीजिए। अभी तुरंत मैंने कहा कि अगर कोई इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स मौजूद है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स मौजूद है, ठीक है ना, किसी ए के लिए, तो ये जरूरी है कि दोनों मैट्रिक्स क्या होने चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए ना। तो याद रखिएगा कोई भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो होगा वो इन्वर्स पोजेज नहीं करेगा, रखेगा नहीं, यानी उसका इन्वर्स हम लोग नहीं निकाल सकेंगे जब तक कि वो स्क्वायर नहीं होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एनी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है हमारा आयताकार विन्यास, हम लोग पढ़ते थे ना आयताकार विन्यास। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो होता था हमारा क्या होता था रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता था, हम लोगों का विन्यास जो उसका होता था रेक्टेंगल होता था, ठीक है ना। वो जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा विच इज नॉट स्क्वायर मैट्रिक्स, विच इज नॉट स्क्वायर मैट्रिक्स डज नॉट पोजेज इनवर्स, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। जब तक कि स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा कोई भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स तो क्या होते हैं रेक्टेंगुलर ही होते हैं ना। अब रेक्टेंगुलर मतलब क्या आयत मतलब क्या जिसमें आपका लेंथ हो, जिसमें आपका क्या हो विड्थ हो। अब लंबाई और चौड़ाई है तो वर्ग में भी तो लंबाई और चौड़ाई है, स्क्वायर में भी क्या है लंबाई और चौड़ाई है, बस अंतर इतना है कि इसमें लंबाई और चौड़ाई क्या होते हैं बराबर होते हैं, ठीक है ना। स्क्वायर में क्या होते हैं सारे साइड्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं, तो है रेक्टेंगुलर ही, लेकिन स्क्वायर अगर आएगा तभी इन्वर्स होगा। इसलिए हमने लिखा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा तभी इन्वर्स होगा, और यहाँ पर लिखा नहीं रहेगा तो आपका इन्वर्स नहीं होगा। सिंपल सी बात है, जो अभी तक पढ़ रहे थे उतना ही, ठीक। अब चलिए नोट 2 लिखिए। नोट 2 में लिखिएगा, अभी तुरंत मैंने बोला यदि ए और
ए का इन्वर्स मैट्रिक्स बी है तो बी आपका ए का इन्वर्स मैट्रिक्स होगा, ठीक है ना। इफ हम लिखेंगे इफ एनी मैट्रिक्स बी इज इनवर्स ऑफ ए देन ए इज इनवर्स ऑफ बी। याद रखिएगा, अगर इनवर्स मौजूद है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो यदि बी इनवर्स है ए का तो ए भी किसका इनवर्स होगा, बी का। जो हिंदी वाले हैं इस नोट को लिख लेंगे, इंग्लिश वाले थोड़ा सा फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। इसको लिखेंगे क्या कि कोई आयताकार आव्यूह जो वर्ग आव्यूह नहीं हो, वर्ग आव्यूह नहीं हो, उसका इन्वर्स यानी उसका व्युत्क्रमणीय नहीं होगा। यानी आपका अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, आप देख लीजिए, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो आंख मूंद के उसको हटा दीजिए कि उसका इन्वर्स होगा ही नहीं, ठीक है। अब चलिए नोट 2 के बारे में आप लोग लिखिएगा कि यदि कोई आव्यूह बी ए का व्युत्क्रमणीय है तब ए बी का व्युत्क्रमणीय होगा। व्युत्क्रमणीय भी होगा, ठीक है। इसको लिख लिए। ये 2 शॉर्ट नोट्स थे, ठीक है ना। अब तीसरे नोट पर चलते हैं, नोट 3। नोट 3 में हम पढ़ेंगे यूनिकनेस ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स, ठीक है ना। चलिए पहले मैं इंग्लिश में लिखा देता हूं, फिर हिंदी में बोलता जाऊंगा। हिंदी में यूनिकनेस ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स हुआ कि व्युत्क्रमणीय आव्यूह की अद्वितीयता, ठीक है ना। व्युत्क्रमणीय आव्यूह की अद्वितीयता। अब जरा इसको समझ लीजिए, अद्वितीय और यूनिक, ठीक है ना। इंग्लिश वाले भी यूनिक मीन्स जानते होंगे और अद्वितीय मीन्स हिंदी वाले भी जानते होंगे। मतलब कोई दूसरा मौजूद ना हो उसके जैसा कोई दूसरा मौजूद ना हो। यानी याद रखिए एक पॉइंट कि इन्वर्स मैट्रिक्स जो होता है यूनिक होता है। यूनिकनेस यानी किसी मैट्रिक्स ए का इन्वर्स अगर एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि इंग्लिश में लिखेंगे, पहले इंग्लिश में लिख लेते हैं। इफ for any square matrix A inverse matrix B is exist is unique. If for any square matrix A इनवर्स मैट्रिक्स बी इज एग्जिस्ट यानी एग्जिस्ट करता है, इज यूनिक यानी वो क्या होगा, यूनिक। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स मैट्रिक्स बी इज यूनिक। इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप क्या लिख सकते हैं कि इफ फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए देयर एग्जिस्ट यानी एक आपका एक एग्जिस्ट करता है, देयर एग्जिस्ट इनवर्स मैट्रिक्स बी, इनवर्स मैट्रिक्स बी इज यूनिक, ठीक है ना। ऐसे करके लिखा दिया मैंने कि अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स ए की बात करते हैं, उसके लिए बी एक ऐसा मैट्रिक्स है जो कि इन्वर्स है, तो वो बी यूनिक होगा यानी उसके जैसा फिर दूसरा नहीं होगा, एक ही उसका इन्वर्स मैट्रिक्स होगा। हिंदी में बात करेंगे तो किसी वर्ग आव्यूह ए के लिए यदि कोई व्युत्क्रमणीय बी एग्जिस्ट करता है, अस्तित्व में हो तो वह अद्वितीय होगा।
वो अद्वितीय होगा, यानी उसके जैसा आपको दूसरा मैट्रिक्स नहीं होगा। इसको मैं आपको प्रूफ करके दिखा देता हूं। इसको पहले नोट कर लीजिए। इसको, इसमें कुछ भी नहीं है। नोट 1 में क्या कहा मैंने, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा तो उसका इनवर्स नहीं होगा, सिंपल। दूसरा पॉइंट क्या कहा मैंने कि यदि कोई बी है ए का व्युत्क्रमणीय तो ए बी का व्युत्क्रमणीय हुआ। तीसरे नोट में क्या कहा मैंने, इनवर्स अगर एग्जिस्ट करता है तो वो इनवर्स कैसा होगा, तो यूनिक होगा, उसके जैसा दूसरा नहीं होगा। मैं आपको थोड़ा सा प्रूफ करके बता देता हूं। नोट 3 में ही प्रूफ लिखना है, इसको मैं मिटा रहा हूं। देखिए, मैं आपको बताता जा रहा हूँ क्या याद रखना है, क्या याद नहीं रखना है। एक्स्ट्रा में कुछ भी भार नहीं ले लेना है अपने सिर पर, यानी आपको जितना जरूरी है उतना ही ध्यान देना है। जरूरी नहीं है कि आप जो है उसका डिफिनेशन रटते जाए। डिफिनेशन रटने की क्या जरूरत है, बस जो डिफिनेशन में लिखाता हूँ, नोट लिखाता हूँ, उसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब जो मैं प्रूफ लिखा रहा हूँ इसको रटने की जरूरत नहीं है, मैं बस प्रूफ बता रहा हूँ थोड़ा सा कुछ स्टेप क्लियर करने के लिए। आप जब स्टेप देखेंगे तो थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए देखते हैं। चलिए, अगर वो कहता है कि अद्वितीय होगा तो हम झूठ मूठ का मान लेते हैं क्या कि नहीं भाई अद्वितीय नहीं है, सो इसका दो न कम से कम 2 होगा इनवर्स मैट्रिक्स। तो हम मान लेते हैं लेट बी एंड सी, बी और सी, ठीक है ना, हिंदी वाले लिखिएगा। माना बी और सी, बी तो लिखिएगा ही, बी और सी आर 2 इनवर्स मैट्रिक्स फॉर ए, ठीक है ना। बी और सी 2 व्युत्क्रमणीय, क्या कह रहे हैं, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। किसके लिए, आव्यूह है ए के लिए। ए के लिए क्या है कि 2 व्युत्क्रमणीय आव्यूह हम मान लिए। अद्वितीय क्या कह रहा था, एक ही होगा, लेकिन हमने क्या कहा कि चलो भाई 2 मान लेते हैं, ठीक है ना। अब जब 2 मान लिए बी और सी, दोनों अलग अलग व्युत्क्रमणीय हो जाएगा तो हमारा ए के लिए अद्वितीय नहीं रहेगा ना, तब तो हमारा थ्योरम ही क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो उसको राइट करने के लिए अगर बी सी 2 व्युत्क्रमणीय है, मान लेते हैं, तो हमको ये प्रूव करना पड़ेगा कि बी और सी दोनों क्या है, बराबर है। नाम अलग अलग है, ठीक है ना, लेकिन उसका इनवर्स मैट्रिक्स क्या है, बराबर है। तो बी और सी को अगर हम इक्वल प्रूव कर दें, कॉन्सेप्ट समझिए। इस तरह का अगर क्वेश्चन रहे तो क्या करना है, क्वेश्चन ये कहता है कि अद्वितीय नहीं 2 है, तो सिंपल है, हमको तो पढ़ाया गया कि 2 होता ही नहीं, अद्वितीय होता है। तो यहाँ पर 2 कैसे आया, तो इसका मतलब एक ही है कि बी और सी नाम अलग अलग है लेकिन दोनों मैट्रिक्स क्या है, सेम ही है। तो यानी अगर हम बी बराबर सी प्रूफ कर देते हैं तो दोनों मैट्रिक्स क्या होता है, सेम, तो अद्वितीय प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अगर बी आपका क्या है, ए का इनवर्स है, ठीक है ना, इफ बी इज इनवर्स, अगर बी व्युत्क्रमणीय है, बी क्या है, व्युत्क्रमणीय है, तब हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ए बी बराबर बी ए बराबर क्या लिखेंगे, आई, बराबर क्या लिखेंगे, आई। क्यों, कहां से लिखे, तो बाय डिफिनेशन। कहां से लिखे, बाय डिफिनेशन, यानी हिंदी में लिखेंगे परिभाषा से। कहां से लिखे, परिभाषा से, लिख दिए ना। अब चलिए दूसरा क्या कहता है कि सी भी क्या है, इफ सी इज इनवर्स, अगर सी इनवर्स है तो आपका सी अगर व्युत्क्रमणीय है, इन्वर्टिबल है, तब ए सी बराबर सी ए बराबर आई होगा, होगा ना। ये भी कहां से, तो बाय डेफिनेशन, ये भी कहां से, बाय डेफिनेशन, लिख दिया। अब हम शुरू करेंगे बी से। कहां से शुरू करेंगे, बी से। अब हमको बी बराबर सी प्रूव करना है ना, तो बी से शुरू करते हैं। वो याद होगा आपको, अगर बी हमने लिखा ना बी, तो याद होगा अगर हम लिखते हैं कोई ए तो उसको ए गुना आई लिख सकते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता ही वही है जिससे किसी मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई कर दें, गुना कर दें, तो उसमें कोई अंतर नहीं आता है। तो बी को हम क्या लिख सकते हैं, बी आई लिख सकते हैं, लिख दिए। बी को हम क्या लिख सकते हैं, बी आई लिख सकते हैं। अब हमको एक बात बताइए, बी का रिलेशन किससे हम लोग प्रूफ करने के लिए चले, स्टेप क्या लेना ये समझिए। अब आई का मतलब देख लीजिए क्या क्या है, आई बराबर बी ए भी है,
आई बराबर ए बी भी है, आई बराबर सी ए भी है, आई बराबर क्या है ए सी भी है ना। तो अगर ऐसा है तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि आपको क्या करना है, बी आई की में आई की जगह अब क्या लेना है, कौन सा ऐसा वैल्यू लेंगे जो कि आपको बी में रिलेशन किससे दिखा दे, सी में। तो ऑब्वियस है हम किसके बारे में लेंगे, सी के बारे में लेंगे। हम किसके बारे में लेंगे, सी के बारे में लेंगे। तो सी के बारे में लेंगे तो हम क्या लिखेंगे, ए सी, बी और आई की जगह क्या लिखेंगे, ए सी लिख दिए। क्यों, क्योंकि हमको बाद में सी लाना था, बाद में क्या लाना था, सी लाना था, इसलिए हमने ए सी लिया, सी ए नहीं लिया, ए सी लिया। ठीक है ना। अब आपको याद होगा ये एसोसिएटिव रूल है, यानी साहचर्य नियम है, किसका, किसी भी मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई का। तो आपको याद होगा कि साहचर्य नियम होता है, मल्टीप्लाई में साहचर्य फॉलो किया जाता है, यानी ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, अगर इस दोनों के साथ ब्रैकेट है पहले तो आप बी ए के साथ ब्रैकेट लगा सकते हैं, लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। यही तो रूल है किसका, एसोसिएटिव लॉ का। ठीक है ना। अब आप यहां ब्रैकेट में लिख देंगे बाय क्या, एसोसिएटिव लॉ, और हिंदी वाले क्या लिखेंगे, साहचर्य नियम से। ठीक, क्लियर। अब जरा ध्यान दीजिए, अब हुआ बी ए बराबर क्या है, तो ऊपर तो गौर कीजिए, पहला समीकरण बी ए बराबर क्या है आपका, बी ए बराबर आई है, ए बी बराबर बी ए बराबर आई। आई हम क्यों ले रहे हैं, ए बी क्यों नहीं ले रहे हैं, ये भी दिमाग लगाना है, स्टेप समझना है। क्योंकि आई लेंगे तब ना आई से सी गुना करेंगे तो सी बचेगा, हमको तो बी के बराबर सी ही बचाना है ना। तो जो करना, जो हमको प्राप्त करना रहता है, जो हमको रिजल्ट चाहिए उसी के न थ्रू आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पर आई बराबर क्या लेंगे, बी ए बराबर क्या लेंगे, आई, बी ए बराबर ए बी नहीं लेंगे, आई ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ आई और सी हो जाएगा। क्यों लिए, चूंकि बी ए बराबर आई, कहाँ से, समीकरण 1 से, कहां से, समीकरण 1 से, इक्वेशन 1 से। ठीक है। अब आई सी लिखा मैंने, तो आई मतलब क्या, आइडेंटिटी, आई मतलब क्या, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी से किसी मैट्रिक्स को गुना करते हैं तो क्या होता है, मैट्रिक्स वही आता है, आता है ना। इसको बराबर ही लिखिए, इफ एंड ओनली इफ, ऐसे नहीं, इसको बराबर यहाँ पर इफ एंड ओनली इफ लिखिए और उसके बाद बराबर लिखिए। चलिए बी बराबर क्या आ गया, सी, बी बराबर क्या आ गया, सी। तो यूनिक मैट्रिक्स हो गया, प्रूफ हो गया ना कि यूनिक मैट्रिक्स होता है, किसका, नोट 3 का। नोट 3 के प्रूफ में ये लिखिएगा। कोई दिक्कत है समझने में, कोई दिक्कत नहीं होगी, होनी चाहिए, इस चीज को समझ गए ना। चलिए अब चलिए अगला नोट मैं आपको लिखाता हूं, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगला नोट है नोट 4। नोट 4 में समझिए हमारा क्या लिखा रहता है, ए बी बराबर बी ए बराबर आई लिखा रहता है ना। अब ए बी बराबर क्या लिखा रहता है, बी ए बराबर क्या लिखा रहता है, आई। सिंपल सी बात है, यहाँ पर ए और बी में जो रिलेशन है, क्या है रिलेशन, तो ए बी इन्वर्टिबल है। क्या है, इन्वर्टिबल है, यानी व्युत्क्रमणीय है। बी जो है ए का व्युत्क्रमणीय है, यानी बी क्या है, बी बराबर ए इनवर्स है। बी बराबर क्या है, ए इनवर्स है। तो बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स। ए गुना ए इनवर्स लिखिए बराबर ए इनवर्स गुना ए लिखिए बराबर क्या लिखिए, आई लिखिए। इसका मतलब यही हुआ, समझ गए ना क्लियरली। क्यों, क्योंकि आपका बी बराबर क्या होता है, क्योंकि आपका बी बराबर ए इनवर्स है। क्यों, क्योंकि ये आपका डिफिनेशन, ये थ्योरम कह रहा है कि यदि इफ ए बी बराबर बी ए बराबर क्या, आई, दैट मीन्स ए गुना ए इनवर्स बराबर ए इनवर्स गुना ए बराबर क्या, आई। क्योंकि बी हमारा क्या है, ए का इन्वर्टिबल है, यानी ए इनवर्स है। ये तो मैंने डिफिनेशन में ही बता दिया था। क्लियर, ये नोट भी क्लियर। अब चलिए अगला नोट में लिखाता हूं, नोट 5। अब नोट 5 में याद रखिएगा कि यदि ए बी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, इफ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल,
ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स क्या है, इन्वर्टिबल है, यानी ए बी दोनों इन्वर्टिबल है एक दूसरे के, ठीक है ना। देन हिंदी वाले लिख लेंगे ए बी दोनों, ए और बी दोनों व्युत्क्रमणीय हो, व्युत्क्रमणीय हो एक दूसरे के, इन्वर्टिबल फॉर ईच अदर, ठीक है ना। देन तब क्या होगा, तब ये होगा कि ए बी, ठीक है ना, तब ए बी गुना करके जब इन्वर्स निकालेंगे तो ये ए इन्वर्स और बी इन्वर्स के गुणों के बराबर होगा, ठीक है, सॉरी बी इन्वर्स और ए इन्वर्स, ठीक है ना, ये बी इन्वर्स और ए इन्वर्स के बराबर होगा। जैसे हम लोगों का क्या निकला था, ए ट्रांसपोज निकाल रहे थे ना, तो उसमें भी हम लोगों ने क्या निकाला था, ए गुना बी है, उसका अगर ट्रांसपोज है तो बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज निकल रहा था। उसी तरह से ये फॉर्मूला भी याद रखिएगा कि ए बी का इन्वर्स निकालते हैं तो बी इन्वर्स क्या होता है, ए इन्वर्स होता है, ठीक है ना, क्लियर। अब चलिए इसको प्रूव क्या करेंगे, प्रूव कैसे करेंगे देख लीजिए, थोड़ा सा स्टेप समझना है। प्रूफ क्या करेंगे, मान लेते हैं ए बी ले लेते हैं, ठीक है ना, ए बी ले लेते हैं गुना ए बी का इन्वर्स ले लेते हैं, ठीक है, ये बराबर हो जाता है आई के। कैसे होता है जरा ये देख लीजिए, हमने अभी तुरंत पढ़ा है, ऊपर देख लीजिए, ए यहाँ इन्वर्स होगा, यहाँ पर देख लीजिए ए गुना ए इन्वर्स बराबर क्या होता है, आई, तो वही हमने किया है, ए गुना ए इन्वर्स क्या होता है, बराबर आई। आप इसको पहले भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, लेकिन गुना करने वक्त आपको गुना करना पड़ेगा। अब क्या है कि दोनों तरफ ए इन्वर्स से गुना कर दीजिए, दोनों तरफ क्या कीजिए, ए इन्वर्स से गुना कर दीजिए, इधर भी ए इन्वर्स से गुना कर दीजिए और इधर भी ए इन्वर्स से गुना कर दीजिए। चलिए अब हमको ये सोचना है, ठीक ना, कि हमने ये किया क्यों, हमने ये क्यों किया। इसके प्रूफ के लिए, किसके प्रूफ के लिए, इसके प्रूफ के लिए हम यहाँ से अगर एल एस से चलते तो ए बी का इन्वर्स को हम क्या लिखते, इसका तो प्रूफ अभी हम करना शुरू किया है, ठीक है ना, तो इसको तो हम कुछ आगे स्टेप क्या ले सकते थे, कुछ नहीं। तो इसके तक पहुँचने के लिए हमने क्या किया, कुछ ऐसा टर्म लिया जिसमें ये एल एच एस आ रहा है या नहीं आ रहा है, जरा देख लीजिए। यहाँ ए बी का होल इन्वर्स था ना, तो यहाँ ए बी का क्या है, होल इन्वर्स है, तो वो टर्म आ रहा है। अब बराबर में आई था ना, अब जब ये एल एच एस आ गया हमारे पास, आर एच एस भी तो लाना है। आर एच एस में दो अलग अलग टर्म में देख लीजिए, ए का इन्वर्स अलग और बी का इन्वर्स अलग, ठीक है ना, दोनों गुना में है। तो हमने क्या किया, पहले ए का इन्वर्स ले आया ना, अब बाद में बी इन्वर्स से गुना करेंगे तो आगे बी इन्वर्स चला आएगा ना, वो काम भी करना है। तो पहले जो ए इन्वर्स का काम किए हैं उसको निपटा लेते हैं, उसको क्या करते हैं, निपटा लेते हैं। तो निपटाने के क्रम में जरा ध्यान दीजिए, ये एसोसिएटिव लॉ या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कह सकते हैं, एसोसिएटिव लॉ से इसको देख लीजिए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो बीच में प्लस होगा, तब एसोसिएटिव लॉ से देखिए ए इन्वर्स गुना ए के होगा या नहीं होगा, और गुना इसमें बी होगा। ये कौन सा लॉ लगा है, एसोसिएटिव लॉ लगा है। अब इसको जो है, जो भी रखा हुआ है इसको ज्यों का त्यों रख देंगे, क्योंकि आपको तो एलएचएस में ये लाना ही लाना है, ठीक है ना, इसको ज्यों का त्यों रखेंगे। बराबर में क्या लिखेंगे, ए इन्वर्स गुना आई। आपको पता है किसी भी मैट्रिक्स से आई को गुना कर दें तो वही मैट्रिक्स मिलता है ना, तो ए इन्वर्स से आई को गुना कर देंगे तो क्या मिलेगा, ए इन्वर्स। यहाँ पर जो लॉ लगा है तो आप यहाँ पर लिख दीजिए एसोसिएटिव, हिंदी वाले यहां पर लिख देंगे सहचारी, हिंदी वाले क्या लिख देंगे, सहचारी। अब चलिए ए इन्वर्स गुना ए, अभी तुरंत आपने पढ़ा, ए गुना ए इन्वर्स किसके बराबर होता है, ए इन्वर्स गुना ए के बराबर क्या, आई। तो ए इन्वर्स गुना ए क्या हो जाएगा, आई। यहाँ क्या लिखेंगे, आई गुना बी, ठीक है ना। अब यहाँ क्या लिखेंगे, ए बी का होल इन्वर्स, ठीक है ना, बराबर में क्या लिखेंगे, ए इन्वर्स लिख दिए, और यहाँ पर लिख देंगे चूंकि ए इन्वर्स ए बराबर क्या, आई। सिंपल, यह तक सिंपल स्टेप है। अब चलिए अगला स्टेप चलते हैं। फिर वही चीज आ गया, आई से कोई मैट्रिक्स को गुना किया गया है,
आई से जो किसी भी मैट्रिक्स को गुणन किया जाता है तो वही मैट्रिक्स मिलता है ना, सिंपल। तो आपको ध्यान दीजिए यहाँ पर आई बी क्या हो जाएगा, बी, और इसके साथ क्या है, ए बी का होल इनवर्स गुना है, बराबर में क्या लिखेंगे, ए इनवर्स। ये क्या हुआ, चूंकि आई बी बराबर क्या होगा, बी। ठीक है, अब चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। अब हमको क्या समझ में आ रहा है, इसके साथ तो कोई छेड़छाड़ करनी ही नहीं है, इसको ट्रांसफॉर्म करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना है, कि इसको अगर ट्रांसफॉर्म कर देंगे तो हमारा एलएचएस बिगड़ जाएगा ना। अब यहाँ पर बी है, यहाँ पर क्या है, बी है, और यहाँ पर क्या है, ए इनवर्स। इधर ए इनवर्स है तो आरएचएस में अब क्या चाहिए, बी इनवर्स। और हमारे दिमाग में एक बात आई, बी इनवर्स से इसको अगर गुना कर देंगे तो बी इनवर्स गुना बी, ये भी क्या हो जाएगा, हट जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे, अब बी इनवर्स से गुना कर देंगे। यहां पर क्या किए थे, मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स बोथ साइड, और अब यहां पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बी इनवर्स बोथ साइड, मल्टीप्लाई विद बी इनवर्स बोथ साइड कर दीजिए, बी इनवर्स गुना बी, और यहां पर क्या लिखिएगा, ए बी का होल इनवर्स, बराबर यहां क्या लिखिएगा, बी इनवर्स ए इनवर्स। कर दिए, गुना कर दिए ना, आगे लगा के। अब गुना कर दिए तो आपको पता ही है बी इनवर्स बी, यानी ए इनवर्स ए बराबर कितना, आई, तो बी इनवर्स बी बराबर कितना, आई। अब गुना क्या लिखेंगे, ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स, लिख दिया। अब चलिए आगे, आई से किसी भी मैट्रिक्स को गुना करते हैं तो वही मैट्रिक्स आता है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए बी का होल इनवर्स बराबर क्या लिखेंगे, बी इनवर्स ए इनवर्स। प्रूव्ड हो गया। अब जो ये प्रूव किया हम लोगों ने, ठीक है ना, अब आपको क्या करना है, ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखना है। ठीक है, ये सारा प्रॉपर्टी ध्यान में रखा है, जो भी प्रॉपर्टी बताते हैं उसको ध्यान में रखिए। बचा डिफिनेशन और प्रूफ, उसके साथ क्या करना है देखिए। ये जो प्रूफ है इसको अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज समझिए, वीडियो बार बार देखकर इसको अच्छे से क्या करना है, कॉन्सेप्ट वाइज समझना है। अब इसका यूज क्या होगा, तो आपको कोई मैट्रिक्स ए दे देगा, कोई मैट्रिक्स क्या दे देगा, बी दे देगा, और कहेगा क्या कि इतना बराबर इतना वेरीफाई कीजिए, यानी सत्यापित कीजिए। तो आप सत्यापित करेंगे तो इसके थ्रू सत्यापित नहीं करेंगे, ठीक है ना, आप सत्यापित करेंगे क्या, वहां रख के लेफ्ट और राइट, ठीक है ना। अगर इसके थ्रू सत्यापित करने जाएंगे, ठीक है ना, तो वो भी कर सकते हैं। तो इसके थ्रू सत्यापित करने जाएंगे तो ए जो आपका मान दिया रहेगा, फिर आई का मान लिखना पड़ेगा, तो इसमें ज़्यादा आपको क्या हो जाएगी, टेंशन हो जाएगी। और एलएचएस आरएचएस करेंगे तो ज़्यादा टेंशन नहीं होगी। एलएचएस का आपको अलग कर देना है प्रोसेस, और आरएचएस का क्या कर देना है, अलग कर देना है प्रोसेस। और अगर इस तरह का प्रूफ दिया रहे बिना कोई नंबर के, आपको एलिमेंट नहीं दिया रहे, तब जो प्रोसेस आएगा वो इसी तरह का प्रोसेस आएगा। किस तरह से किसको गुना करके किसको हटाना है, किस तरह से किसको गुना करके किसको रखना है, ये हुआ स्टेप क्लियर है। अब इसको नोट कर लीजिए, नोट 5 तक। एक एग्जांपल आपको बताना है इस चैप्टर के लिए, उस एग्जांपल से पहले थोड़ा सा स्टेप समझ लेते हैं उस क्वेश्चन को बनाने के लिए, ठीक है ना। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि आपको किसी मैट्रिक्स को इन्वर्स मैट्रिक्स में बदलने के लिए कहेगा एलिमेंट्री ऑपरेशन के थ्रू। प्राथमिक संक्रिया जो रो कॉलम वाला बता रहे थे शुरू में, उसका यूज करके कहेगा, कोई एक मैट्रिक्स देगा और उस मैट्रिक्स का कहेगा इन्वर्स निकालिए, ठीक है ना। तो अब क्या करना है कि हमको पढ़ना है कि एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन इन्वर्स मैट्रिक्स, ठीक है ना। एलिमेंट्री ऑपरेशन पढ़ना है कि इन्वर्स मैट्रिक्स पर इन्वर्स मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे, मैट्रिक्स का एलिमेंट्री ऑपरेशन के द्वारा। तो हम यहाँ पढ़ेंगे हमारा इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन, यानी आपका व्युत्क्रमणीय आव्यूह निकालना है प्राथमिक संक्रिया के द्वारा किसी आव्यूह का। सिंपल। इसमें क्या है कि आपको दो तरह से आप ये काम कर सकते हैं,
कितने तरह से? 2 तरह से। मैंने आपको शुरू में बताया था कि एलिमेंट्री ऑपरेशन टोटल 6 होते हैं। उस टोटल 6 एलिमेंट्री ऑपरेशन में 3 एलिमेंट्री ऑपरेशन आप रो के साथ कर सकते हैं और 3 एलिमेंट्री ऑपरेशन आप क्या कर सकते हैं? कॉलम के साथ कर सकते हैं। तो आपको देयर इज 2 प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। आपको 2 प्रोसेस आपके हो गए, एक प्रोसेस हो गया रो के द्वारा और एक प्रोसेस हो गया कॉलम के द्वारा, और तीनों एलिमेंट्री ऑपरेशन रो में और कॉलम में एक जैसा है ना। तो तीनों ऑपरेशन 3 एलिमेंट्री ऑपरेशन से आपको ये काम करना है, या तो रो से कीजिए या तो कॉलम से कीजिए। इसलिए 2 प्रोसेस है, उस दोनों प्रोसेस के बारे में बता देता हूं। तो पहले मान लीजिए कि आपका एक मैट्रिक्स है XABR3 स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर दैट X इज इक्वल टू AB। अब इसको अंडरस्टैंड करेंगे थोड़ा सा। लेट XABR3 स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर दैट X बराबर AB। हिंदी वाले सुन लीजिए, माना XAB 3 आव्यूह है, हिंदी में लिख लीजिए, माना XAB 3 आव्यूह है जिसके लिए X बराबर क्या? AB। ठीक है ना, सुन के लिख लीजिए। अब क्या करना है कि X बराबर AB है तो इसमें 2 पार्ट, कितने पार्ट? 2 पार्ट, ये LHS और ये कितने? RHS। अब यहाँ LHS में सिर्फ एक मैट्रिक्स और RHS में कितने मैट्रिक्स? 2 मैट्रिक्स। अब हमारे प्रोसेस हैं कितने? 2। रो का एलिमेंट्री ऑपरेशन कीजिए या फिर कॉलम का एलिमेंट्री ऑपरेशन कीजिए। रो का एलिमेंट्री ऑपरेशन करेंगे या फिर कॉलम का, तो LHS में दोनों बार आप करेंगे ही करेंगे ऑपरेशन। ठीक है ना, LHS में क्या करना है? दोनों बार आपका ऑपरेशन होना ही होना है। लेकिन RHS में आपके कितने? 2 मैट्रिक्स। दोनों मैट्रिक्स संबंधित किससे है? रिलेशन किससे है? गुणों के साथ, यानी मल्टीप्लाई के साथ। मल्टीप्लाई के साथ है तो इसलिए आपको एक ही मैट्रिक्स के साथ ऑपरेशन करना पड़ेगा, है ना। तो अब इसको ध्यान में रखना है किसके साथ कौन सा ऑपरेशन करेंगे। अब चलते हैं, इसको समझते हैं। पहला नंबर, अगर LHS में, इसको हिंदी में मैं ही लिखा रहा हूं, ठीक है ना, ये सिर्फ टॉपिक है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। आप दोबारा अगर भूल जाए तो क्या करना है उसके लिए मैं लिखा रहा हूं। LHS यानी X में रो एलिमेंट्री ऑपरेशन करते हैं, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन करते हैं, तब RHS में किस में करना है? ठीक है ना, तो रो की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? रो की। अब रो की बात हो रही है तो रो को समझ लीजिए थोड़ा सा। यहां पर क्या है? AB। मैं आपको डिटेल से समझा देता हूं। AB में मैंने कहा था 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई आप तब कर सकते हैं जब इसका अगर m गुना n ऑर्डर है तो इसके ऑर्डर में इसका जो आपका नंबर ऑफ कॉलम है, इसमें नंबर ऑफ रो होना चाहिए, और इसका नंबर ऑफ कॉलम क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। n और n बराबर होना चाहिए, यानी इसका कॉलम और इसका रो बराबर होना चाहिए। तीसरी बात, जब AB आप गुना कर दीजिएगा तो AB का जो ऑर्डर मिलेगा आपको वो m गुना p मिलेगा। क्या मिलेगा? m गुना p। m गुना p, जहां पर m क्या है? रो है, p क्या है? कॉलम है। आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वहीं से दिमाग लगाइए। रो क्या है? m है, तो रो किसका है? देख लीजिए, m कहां से लिया है हमने? A से। m कहां से लिया है? A से। इसलिए रो एलिमेंट्री ऑपरेशन किस में करेंगे? A में करेंगे। तो RHS A में रो एलिमेंट्री ऑपरेशन करते हैं। क्लियर? सिंपल थिंग है। यहां पर देख लीजिए, AB का ऑर्डर क्या हो जाएगा? m गुना p, जहां m क्या है? रो है, और p क्या है? कॉलम। तो m मिला कहां से है? A से, और p कहां से मिला है? B से। मिला है ना उसको, तो रो कहां से मिला? A से मिला ना, इसलिए रो एलिमेंट्री ऑपरेशन किस में होगा? A में होगा। सिंपल सी बात है। चलिए दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो RHS की, LHS पहले लिखेंगे। LHS X में यदि आप क्या करते हैं? कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन करते हैं, कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन करते हैं तब, अब तुरंत बताया मैंने, कॉलम P किससे लिया गया है? B से। तो कॉलम किससे एलिमेंट्री ऑपरेशन कॉलम का किस में कीजिएगा? B में। सिंपल। तो RHS में क्या लिखेंगे? B में कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन करते हैं। ठीक है ना। अब इसमें क्या है
कि आपको ये दोनों ऑपरेशन में से एक ऑपरेशन करना है। क्वेश्चन बनाते वक्त ध्यान रखना है, इस दोनों में से एक ही करना है, दोनों नहीं कर देना है, ठीक है ना। अगर रो से चलेंगे तो रो ही करते जाना है, और कॉलम से चलेंगे तो कॉलम से ही करते जाना है। अब रो से करेंगे या कॉलम से, आपको दोनों स्टेप में आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। इसको मिटा रहा हूँ मैं, इसको मिटाकर एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, फिर उसको क्या करना है, स्टेप क्या लेना है आपको बनाने के लिए, ध्यान दीजिए। चलिए इसको मिटा रहा हूं मैं। नोट करते रहेंगे। अब एक एग्जांपल है, फाइंड इनवर्स ऑफ ए। मैं एग्जांपल आपके बुक से ही ले रहा हूं। 1 2 2 - 1 1 2 2 - 1। इसका सॉल्यूशन बताने से पहले मैं आपको स्टेप बताता हूँ, ठीक है। अब स्टेप में क्या है कि आपका क्या था, टोटल 3 मैट्रिक्स थे। एक्स बराबर क्या, ए बी। एक तरफ एलएचएस में एक मैट्रिक्स और दूसरी तरफ आपका कितना मैट्रिक्स, 2 मैट्रिक्स। और ये टोटल मैट्रिक्स में आपको ऑपरेशन करना था। तो यहाँ पर हमको कितना मैट्रिक्स दिख रहा है, एक ही मैट्रिक्स दिख रहा है। तो अब याद कीजिए, इसी मैट्रिक्स से रिलेटेड ऐसा कौन सा आपको फॉर्मूला पढ़ाया गया है जिसमें आपको 3 मैट्रिक्स आते हैं। तो याद नहीं है तो फिर मैं याद दिला देता हूं। तो इन्वर्स निकालना है ना, तो इन्वर्स वाला ही फॉर्मूला लगाना है। इन्वर्स निकालना है तो इन्वर्स वाला ही फॉर्मूला निकालना है। यानी आप आई बराबर आपका क्या होता है, ए गुना ए इन्वर्स कीजिए, या फिर ए इन्वर्स गुना क्या कीजिए, ए कीजिए, ठीक है। अब चलेंगे आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे ये जो फॉर्मूला आपको लगाना है, मैं अभी स्टेप बता रहा हूँ, सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूँ। ये जो फॉर्मूला आपको लगाना है ना, इसके लिए ए इन्वर्स तो चाहिए। अब ए इन्वर्स तो हमारे पास है नहीं ना, अभी तो हमारे पास सिर्फ ए है ना। तो ए से हमको ए इन्वर्स बनाना है ना। तो अब देखेंगे कि फिर से एक और फॉर्मूला ध्यान में रखते हैं कि कौन सा फॉर्मूला लाना है। तो याद कीजिए, ए बराबर हम लिखते हैं आई ए, और इसके या और लगा रहा हूं मैं, या तो ए बराबर हम क्या लिखते हैं, ए आई। क्लियर। अब ध्यान दीजिए कि अगर एक साइड एक आपका मैट्रिक्स है, ठीक है ना, और दूसरे साइड कितना मैट्रिक्स है, 2 मैट्रिक्स है, तो आपको करना क्या है कि जिधर एक मैट्रिक्स है ना उसको आई बनाना है। उसको क्या बनाना है, आई, क्योंकि उसको अगर आई बना देंगे तब ए के बगल में जो होगा वो ए इन्वर्स कहलाएगा, क्योंकि फॉर्मूला ही है कि आई बराबर ए गुना ए इन्वर्स ही होता है। तो अगर इधर आई निकल गया एलएचएस में और आरएचएस में ए के साथ जो मैट्रिक्स होगा वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, ए इन्वर्स। अब देखिए ए बराबर आई ए है, यहां पर ए बराबर ए आई है। आपको काम क्या करना है, देख लीजिए, ए को ट्रांसफॉर्म करना है आई में, ए को ट्रांसफॉर्म करना है किसमें, आई में। अब जो इसके जस्ट पहला 2 प्रोसेस बताया, आप रो एलिमेंट्री से ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या, एलिमेंट्री ऑपरेशन। और एलिमेंट्री ऑपरेशन आप 2 तरह से कर सकते हैं, रो या कॉलम। रो से करना चाहते हैं या फिर कॉलम से करना चाहते हैं। अगर रो से करना चाहते हैं, किससे करना चाहते हैं, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन से करना चाहते हैं। मतलब क्या, हिंदी की बात करेंगे तो पंक्ति प्राथमिक संक्रिया, यानी पंक्ति के साथ आप करना चाहते हैं ऑपरेशन। तब आपको याद है, अभी तुरंत बताया मैंने, इधर इतने 2 मैट्रिक्स है, तो ये पहला मैट्रिक्स, ये दूसरा मैट्रिक्स है ना। तो रो से करना चाहते हैं तो किसके साथ करेंगे, किसके साथ करेंगे, अगर रो से करना चाहते हैं तो आप करेंगे पहले वाले के साथ, कौन सा, ए। और कॉलम के साथ करना चाहते हैं तो बी। तो ए के साथ आप पहला वाले के साथ करेंगे, यानी आई के साथ करेंगे। किसके साथ करेंगे, आई के साथ। यानी रो आपका करेंगे तो किसके साथ करेंगे, आई। इसी को ट्रांसफॉर्म करना है और ए को क्या है, रहने देना है, ठीक है ना। यानी आपको सिंपल मीनिंग में ये याद रखना है, यदि आप रो ऑपरेशन करना चाहते हैं तो स्टार्ट कहां से करना है, ए बराबर आई से।
स्टार्ट कहाँ से करना है, ए बराबर आई से फर्स्ट लिखकर यहाँ से शुरू करेंगे बनाना और ट्रांसफॉर्म करते जाएंगे और ए को ज्यों का त्यों रख देंगे, क्योंकि ए के बगल वाला ही मैट्रिक्स बाद में ए इन्वर्स होगा जब LHS को आई बना देंगे, है ना। यहाँ LHS आई और बाद में ए इन्वर्स है, तो ए के बगल में जो भी होगा वो क्या होगा, ए इन्वर्स होगा। ए के साथ आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है, ए के साथ आपको कोई भी ऑपरेशन नहीं करना है। यहाँ भी क्या, ए को ही ट्रांसफॉर्म करेंगे, यहाँ भी क्या, ए को ही ट्रांसफॉर्म करेंगे और यहाँ भी वही ऑप्शन है, ए को ट्रांसफॉर्म किस में कीजिएगा, आई में ही। बस अंतर ही क्या होगा, यहाँ रो है तो इसमें आप क्या करेंगे, कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन। अब एक बात समझ लीजिए आप, अब ये जो आपको दिखाया मैंने, ये दिखाने की जरूरत सिर्फ इतनी थी। अब इधर इसमें अगर कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन करेंगे तो किसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, दूसरे वाले मैट्रिक्स को, यानी आई को ही ट्रांसफॉर्म करना है। अब सिंपल मीनिंग समझ लीजिए इस डायग्राम का, इसको बना के रख लीजिए। इस डायग्राम का सिंपल मीनिंग ये है, अगर आप रो एलिमेंट्री ऑपरेशन करना चाहते हैं तो ए बराबर आई ए लिखिए, वहां से शुरू हो जाइए। अगर आप कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन करना चाहते हैं तब ए बराबर ए आई लिखिए और वहां से शुरू हो जाइए, ठीक है। अब करेंगे क्या, अब दूसरी चीज ये क्या है कि LHS में आप ए को ट्रांसफॉर्म करेंगे, किस में, आई में करने की कोशिश करेंगे। और दूसरी बात यह है कि इधर वाले में ए आई दोनों है साथ में, तो ए के साथ कोई ऑपरेशन आपको नहीं करना है, जो भी ऑपरेशन करना है किसके साथ करना है, आई के साथ। क्लियर। अब इस डायग्राम को बना लीजिए। अब हम उसको सॉल्यूट करने की कोशिश करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब उसको सॉल्व करेंगे इसी से। अब दोनों चीजें मैं आपको दिखा दूंगा, रो से भी और कॉलम से भी, आपको कैसे करना है। अभी तुरंत मैंने कहा ए बराबर क्या लिखना है, ए आई, तब क्या करेंगे, ए बराबर लिखेंगे ए आई, या तो क्या लिखेंगे, ए बराबर क्या लिखेंगे, आई ए, ठीक है ना। अब रो से करना है, रो को ट्रांसफॉर्म करना है तो ये लीजिए, अगर कॉलम को ट्रांसफॉर्म करना है तो ये लीजिए, इसको रो और कॉलम ट्रांसफॉर्म करना है तो ये, ओके। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ए बराबर पहले क्या लिखिएगा, रो से करते हैं पहले, ए बराबर क्या लिखेंगे, रो वाला क्या लिखेंगे, आई ए बराबर आई ए। जैसे ही हमने लिख दिया ना, वैसे ही हमारा काम रो से शुरू हो जाता है। अब ऐसा नहीं है कि आप ए आई ए लिख दीजिएगा और शुरू हो जाइएगा कॉलम से। कॉलम से शुरू होना है तो आप पहले ही ए बराबर क्या लिख लीजिए, ए आई। अब चलिए ए की जगह जो है उसको लिख दीजिए, 1 2 2 -1 बराबर लिखिए, इसको लिखिए, क्या लिखिएगा, अब आई लिखिएगा। आई कितने ऑर्डर का, ये अगर 2 × 2 है तो आई भी क्या लेंगे, 2 × 2 ऑर्डर का। ए को मैंने कहा ज्यों का त्यों छोड़ दीजिए। अब एलिमेंट्री ऑपरेट करना है, एलिमेंट्री ऑपरेशन करना है। एलिमेंट्री ऑपरेशन करना है तो जरा देखेंगे इसको, आपको इस डायगोनल को क्या बनाना है, इसको ट्रांसफॉर्म किस में बोला मैंने, आई में करने के लिए। जब इसको आई में ट्रांसफॉर्म करना है तो इसके डायगोनल को क्या बनाना पड़ेगा, 1 1। और जो इसका ये वाला एलिमेंट है, ये डायगोनल एलिमेंट नहीं है, सिर्फ यही डायगोनल एलिमेंट होता है जहाँ पर रो और कॉलम की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। अब जो डायगोनल एलिमेंट है उसको 1 1 बनाइए और बाकी वाले को क्या बनाइए, 0 बनाइए, ठीक है ना। अब चलिए R1 में ये 1 पहले से है ना, पहले से आपको उसको 1 बनाने की जरूरत है नहीं, ठीक है। अब क्या है कि R2 जो है, ये जो R2 है, इसमें आपको इसको 0 बनाने की जरूरत है, इसको भी क्या करना है, 0 बनाने की जरूरत है। तो बनाना स्टार्ट कीजिए। आप क्या लिखेंगे, R2, इसको क्या बनाना है, 0 बनाना है ना। तो R2 को बनाना क्या है कि R2 ले लीजिए, इसमें 2R1 घटा दीजिए, R2 ले लीजिए और उसमें क्या कीजिए, 2R1 घटा दीजिए, घटाना शुरू कीजिए। अब इसमें क्या होगा, 1 और 2, R1 को तो ट्रांसफॉर्म करना ही नहीं है, R2 को ट्रांसफॉर्म करना है। R2 को बोला 2, R2 में 2R1 घटा दीजिए, तो अब R2 क्या है, 2, यहाँ लिए 2 और माइनस 2R1 घटाना है, तो 2 गुना क्या घटाना है, 1। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अब क्या घटाना है, 2 गुना 1, तो 2 गुना 1 कितना, 2, 2 - 2 कितना, 0, यानी यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, 0।
फिर से समझ लीजिए क्या कहता है, R2 को चेंज कीजिए, किस में चेंज कीजिए, R2 माइनस 2R1। तो R2 को हमने चेंज किया तो 2 माइनस 2 गुना 1, करस्पॉन्ड एलिमेंट लेना है ना, पहला एलिमेंट तो पहला एलिमेंट, ठीक है। अब चलेंगे आगे, दूसरा का क्या है, R2 में क्या है -1, फिर माइनस करेंगे, क्या करेंगे 2 गुना 2। अब -1 और -4 कितना हो जाएगा, -5। अब बराबर यही काम तो इसके साथ भी करना है ना, कर दीजिए। R2 माइनस 2R1, 1 0 तो लिखेंगे ही। अब R2 माइनस 2R1, R2 क्या है 0, ये 0 है ना, माइनस 2 गुना क्या, R1 क्या है 1, 0 माइनस 2 कितना, -2, ठीक है। अब अगला पॉइंट, ये 1 माइनस 2 गुना R1 क्या है 0, यहाँ पर 2 गुना 0 0, यानी यहाँ क्या लिखेगा 1। क्लियर। अब हमको रो 1 में अब 1 2 और रो 2 में 0 और -5 मिल गया। अब यहाँ पर 0 लाना है तो 2 में 2 घटेगा तभी तो 0 होगा, है ना। तो अब क्या करना है, किसी तरह इसको हम क्या करते हैं, -2। अब यहाँ देखिए, अगर आपको याद होगा तो मैंने कहा था क्या भाई कि यहाँ तो प्लस रखना है, क्या बोला था मैंने, यहाँ तो प्लस रखना है, माइनस कैसे कर दिया आपने सर, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए प्लस तो है, लेकिन अगर -2 से गुना कर देंगे, कर दिए ना, तो अब ये फाइनली हो क्या जाएगा कि R2 कहाँ बदल गया, R2, और ये प्लस और माइनस क्या हो गया, -2R1 हो गया ना। तो माइनस मैंने किया तो गलत नहीं किया, सिर्फ क्या किया, स्केलर क्या ले लिया, के क्या ले लिया, -2 ले लिया, माइनस वाला। हमको नॉन जीरो बोला गया था और तो कुछ नहीं बोला गया था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसमें भी वही काम करना है, 2 में 2 घटेगा तब तो 0 आएगा। तो कुछ ऐसा करेंगे कि -2 आए। तो अगर -5 में देख लीजिए, अगर इस रो को ना इसमें घटाना है या जोड़ना है तो इसमें आपको -2 आना चाहिए। तो -5 में किससे गुना करें कि -2 आए, करस्पॉन्ड एलिमेंट की बात ही करेंगे ना हम, उसी में तो गुना करना है, करना इसमें भी है, लेकिन चूंकि इस पर फोकस कर रहे हैं तो इस पर फोकस कर रहे हैं। तो अब देखिए इसमें गुना करेंगे, किससे गुना करेंगे, तो गौर कीजिए 2/5 से अगर आप गुना कर देते हैं तो ये 5 5 कट जाता है, बचता कितना है -2, और इस -2 को जब 2 में जोड़ देंगे तो 0 मिल जाएगा ना। तो यानी आपको रो 2 को किससे गुना करना पड़ेगा, 2/5 से, और जोड़ना किस में पड़ेगा, R1 में, यानी रो 1 में। अब कहेंगे सर ऐसे में अगर यहाँ पर 0 नहीं होता तो दिक्कत हो जाती, बिल्कुल दिक्कत हो जाती, तब हम दूसरा उपाय लगाते। लेकिन अब यहाँ 0 है तो 0 में 2/5 से गुना करेंगे, 0 ही हो जाएगा ना, और 0 1 में जोड़ेंगे तो वहाँ पर कोई बदलाव नहीं आएगा। तो अब हम लिखते हैं R1 को चेंज कर रहे हैं, R1 को क्या चेंज कर रहे हैं, तो R1 में जोड़ रहे हैं R2 को, लेकिन उसको जोड़ने से पहले उसमें 2/5 से गुना कर रहे हैं। उसमें किससे गुना कर रहे हैं, 2/5 से। तो जब ये करेंगे आप तो कर दीजिए, R1 पहले वाले को ही चेंज करना है, तो यहीं से शुरू करते हैं। R1 बराबर क्या कीजिए, R1 का एलिमेंट लीजिए 1 प्लस, अब 2/5 लिखिए, उसको गुना कीजिए, उसी के करस्पॉन्ड, ये पहला लिए तो R2 में भी पहला, इसमें क्या जोड़ेंगे 0, तो यानी इतना गुना 0, 1 जोड़ 0 कितना हो जाएगा 1। क्लियर। फिर दूसरे एलिमेंट को बदलते हैं, दूसरा एलिमेंट लेते हैं, तो दूसरा एलिमेंट 2 है प्लस 2/5 गुना दूसरा एलिमेंट क्या है -5, तो 5 -5 -1 बार में कटेगा, 2 गुना -1 -2 हो जाएगा, और -2 + 2 कितना हो जाएगा 0 हो गया ना। अब अगला ऑपरेशन ये है कि R1 को ही चेंज करना था, ट्रांसफॉर्म कर दिया, R2 को तो नहीं ट्रांसफॉर्म करना था, तो 0 और -5 क्या कर देंगे, लिख दिया। अब यही काम आपको इधर भी करना पड़ेगा। क्या कहा, R1 को चेंज कीजिए, इसको चेंज कीजिए। तो R1 को चेंज करने के लिए पहले 1 लिखिए प्लस 2/5 लिखिए, गुना क्या लिखिएगा, -2 लिखना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि पहला एलिमेंट को चेंज कर रहे हैं तो पहला एलिमेंट रो 2 का लिखेंगे। अब क्या हो जाएगा, 1 प्लस -4/5, इसको बनाइए, 1 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2 दूनी 4 बटे क्या हो जाएगा 5, और 5 एलसीएम लीजिएगा तो 5 - 4 क्या हो जाएगा 1, 1 बटे कितना हो जाएगा 5। तो हम क्या लिखेंगे, पहला एलिमेंट हमारा क्या निकला 1/5। अब दूसरे एलिमेंट को चेंज कर रहे हैं, दूसरा एलिमेंट क्या है 0 प्लस 2/5 तो गुना करना ही है, लेकिन उसका दूसरा एलिमेंट क्या है 1, तो 2/5 गुना 1 2/5 और 0 जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा 2/5।
क्लियर। और दूसरे रो को कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो दूसरे रो को -2 और 1 रहने देंगे। अभी तक ये आपका वो काम नहीं हो पाया है हमारा। कौन सा काम? जो काम हम करने वाले थे, ठीक है ना। अब किसको ट्रांसफॉर्म करना है? रो 2 को ट्रांसफॉर्म करना है। रो 2 को ट्रांसफॉर्म करना है तो क्या ट्रांसफॉर्म करना है देख लीजिए। रो 2 को ट्रांसफॉर्म करना है तो अब क्या था कि आपको रो 2 में आप किसी से भी गुना कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? आपको दूसरा एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या बताया था? किसी रो में किसी भी स्केलर से आप गुना कर सकते हैं बशर्ते वो 0 नहीं हो। तो रो 2 में एक 0 है तो रो 2 में क्या करेंगे? रो 2 में ही गुना करेंगे। किससे गुना करना है? तो -5 को 1 बनाना है। तो 1 बनाना है तो इसको किससे गुना करना पड़ेगा? -1/5 से करना पड़ेगा ना, तब ना 5 एक बार में कैंसिल हो जाएगा। -1 गुना -1 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो किससे गुना करना है? -1/5 से। -1/5 से गुना करना है R2 को। तो R2 को गुना कर दीजिए -1/5 से। इधर बना रहा हूं मैं। R2 में 1/5 से गुना करना है तो R1 को सीधा सीधा लिख देना है। लिख दीजिए 1 और 0। R2 में आपको 0 में किसी भी संख्या से गुना कीजिएगा तो 0, इसमें गुना कीजिएगा तो -1/5 से क्या हो जाएगा? 1 आ गया आई इस तरफ। अब उस तरफ देखिए, इसको बोला ज्यों का त्यों लिख दीजिए। 1/5 लिखना है और 2/5 लिखना है। लिख दिया। फिर क्या करना है? -2 में आपको R2 में तो गुना करना है ना -1/5 से। तो -2 में 1/5 -1/5 से गुना कीजिए। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या निकलेगा? 2/5। तो यहां पर आपका क्या आएगा? 2/5 आ गया। क्लियर। अब चलिए फिर कहता है 1 में भी -1/5 से गुना कीजिए। तो 1 में कीजिएगा तो क्या निकलेगा? -1/5। और इसके बगल में आया क्या गुना में? a आ गया। अब जरा देखें, ये हमारा क्या है? i है। ये हमारा क्या है? i। अब क्या लिखेंगे? i बराबर 1/5, 2/5, यहाँ भी 2/5 और ये -1/5 गुना a। अब ये कब संभव है? जब ये A इनवर्स होगा। क्योंकि हम जानते हैं, वी नो, हम यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं। क्या जानते हैं? I बराबर A इनवर्स गुना A होता है ना। इसलिए ये मैट्रिक्स क्या है? A इनवर्स है। इसलिए A इनवर्स बराबर क्या लिखिएगा? 1/5, 2/5, यहाँ पर 2/5 और यहाँ पर -1/5। इसको समझ गए? अब एक चीज, ये जो चीज है ये आपके कैलकुलेशन करते रहने से आपका कवर होगा। आप इसका जितना प्रैक्टिस कीजिएगा आपका दिमाग उतना खुलेगा। तो आप इसको 3.4 में सारा क्वेश्चन भी यही है, आप प्रैक्टिस भी करेंगे और जहां फंसते हैं सॉल्यूशन की मदद नहीं लेंगे। ठीक है ना? सॉल्यूशन की मदद नहीं लेंगे। जब मैं सॉल्यूशन बताऊंगा आपको तो उसको देखकर फिर से आप खुद से बनाएंगे बिना नोट किए हुए। जब मैं समझाऊंगा तब। अब इसमें जो समझाया समझ ही गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो बैकवर्ड करके देख लीजिए। यही प्रोसेस है। इधर वाले को आई बनाना है एलिमेंट्री ऑपरेशन से। रो वाला काम हो गया। अब चलिए कॉलम वाला काम दिखाते हैं आपको। ठीक है ना? कॉलम वाला काम आपको दिखाते हैं। इसको मिटा रहा हूं मैं। कॉलम वाला पार्ट ये है कि अब आपको a बराबर आई ए नहीं लेकर क्या लेना पड़ेगा? ए आई लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? ए आई। अब क्या करना है? सेम वही काम करना है। a बराबर क्या लिखिएगा? 1 2 2 -1। इधर a बराबर क्या लिखिएगा? मैंने कहा था इधर वाले RHS में a को a ही रहने देंगे, तब तो a इनवर्स मिलेगा हमको। इधर a ही रहने दीजिए और i को क्या लिखिएगा? 1 0 0 1। अब कॉलम को ट्रांसफॉर्म करना है। अब इसको ये पहला वाला जो था उसमें लिख लीजिएगा बाय ट्रांसफॉर्मिंग आपको रो, और इसमें लिख रहा हूं मैं बाय ट्रांसफॉर्मिंग कॉलम। कॉलम को ट्रांसफॉर्म करके कैसे बनाएंगे? और में सॉल्यूशन में और में लिखकर लिखिएगा। अब इसको बनाना है कॉलम में, तो जरा देख लीजिए। यहां तो एक है ही, है ना? उस एक को हटाना तो है नहीं क्योंकि वहां तो एक रखना ही है।
क्या करना है, इसको जीरो लाना है। इसको क्या लाना है, जीरो लाना है। तो जीरो किस में लाना है, कॉलम 2 में। जीरो किस में लाना है, कॉलम 2 में। ट्रांसफॉर्म किसको कीजिएगा, कॉलम 2 को। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, कॉलम 2 को ट्रांसफॉर्म करना है। अब ट्रांसफॉर्म करेंगे कैसे, तो कॉलम 2 जो है, अब ये 2 में 2 को जीरो लाना है तो घटाना पड़ेगा ना, ठीक है ना। अब जो प्लस माइनस का मैंने बताया आपको, प्लस भी कर सकते हैं माइनस भी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, मैंने आपको कॉमन लेकर बता दिया, बीच में प्लस लीजिएगा कॉमन तो -1 हो जाएगा। अब कॉलम 2 में घटाना है, तो अब कॉलम 2 में कॉलम 1 को ही ना घटाएंगे, कॉलम 1 को घटाएंगे। अब जरा देखिए, 2 में 1 घटाएंगे कभी आपको जीरो मिलेगा नहीं, 2 में 2 घटाएंगे तब ना, तो इसमें आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 2 से। तो कॉलम 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अब मिल जाएगा ना। अब आगे बढ़ते हैं, कॉलम 1 को कुछ भी नहीं करना है, 1 और 2 लिख दिए। किसको करना है, कॉलम 2 को। कॉलम 2 के पहले एलिमेंट की बात करते हैं। पहला एलिमेंट 2 है, 2 में क्या घटाना है, 2 गुना कॉलम 1 का पहला एलिमेंट क्या है, 1। तो 2 - 2 गुना 1, 2 - 2 कितना हो जाएगा, 0। क्लियर। अब चलिए दूसरे एलिमेंट की बात करते हैं। दूसरा एलिमेंट क्या है, -1। -1 में क्या घटाएंगे -1 में घटाएंगे 2 गुना दूसरा एलिमेंट क्या है, 2। तो -1 और -4 कितना हो जाएगा, -5। ये हमारा ऑपरेट हो गया। अब चलिए बराबर, ये तो लिखेंगे ही, इसको भी ऑपरेट करना पड़ेगा। कॉलम 1 को ज्यों का त्यों लिख देते हैं, 1 और 2 1 और 0। कॉलम 1 को ज्यों का त्यों लिख दिए। अब कॉलम 2 को चेंज करना है। कॉलम 2 को चेंज क्या करना है, पहला एलिमेंट लीजिए 0 माइनस 2 गुना कॉलम 1 का पहला एलिमेंट घटाना है 1, तो 0 - 2 क्या हो जाएगा, -2। क्लियर। अब चलिए दूसरा एलिमेंट की बात करेंगे। दूसरा एलिमेंट क्या है, 1। 1 - 2 गुना C1 का दूसरा एलिमेंट क्या है, 0। तो 1 - 0 घटाना है तो क्या हो जाएगा, 1। और ये काम हो गया। अब दूसरे स्टेप की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरे स्टेप में यहाँ 1 आ गया, यहाँ 0 आ गया ना। अब यहाँ 0 लाना है और यहाँ क्या लाना है, 1 लाना है ना। अब यहाँ 1 लाना है, कॉलम की ही बात कर रहे हैं। यहाँ क्या लाना है, 1। तो पहले यही 1 लाते हैं, फिर C2 को ट्रांसफॉर्म करेंगे। यहाँ 1 आसानी से आ जाएगा। कैसे आएगा, चलिए देखिए, C2 को ट्रांसफॉर्म करेंगे तो फिर 0 के साथ जो है वो गड़बड़ हो जाएगी। कुछ और करते हैं, कुछ और क्या करते हैं, यहाँ पर आपको क्या लाना है, 0 लाना है। यहाँ पर क्या लाना है, 0 लाना है। और इधर 0 है तो 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे और उसको 1 में माइनस करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो C2 को ट्रांसफॉर्म मत कीजिए, C1 को ट्रांसफॉर्म कीजिए। किसको ट्रांसफॉर्म करना है, C1 को। C1 को ट्रांसफॉर्म करेंगे तो कैसे करेंगे, अब C1, ठीक ना। अब प्लस और माइनस करेंगे तो इसमें तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि 0 में कुछ भी गुना करेंगे तो उसको प्लस माइनस करेंगे के साथ तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। हमको देखना किसको है, इसको गौर करना है। तो 2 में क्या जोड़ें या घटाएं, ठीक है ना। अब इसको 0 लाना है, 2 में क्या जोड़ें या, तो 2 में 2 घटाएंगे तब होगा 0। अब इसको -2 लाना है, इसको क्या लाना है, -2 लाना है। तो -5 को -2 लाना है तो गुना 2/5 अगर कर देते हैं तो ये 5 कट के -2 हो जाएगा, होगा ना -2। तो हम यहाँ क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे। प्लस लगा के किससे गुना करना है, 2/5 से। किस में गुना करना है, तो कॉलम 2 में। किस में गुना करना है, कॉलम 2 में। करके देखते हैं। अब कॉलम 1 को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो इसी को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। पहला एलिमेंट क्या, 1 प्लस 2/5 से गुना करना है किस एलिमेंट में, पहले एलिमेंट में। पहला एलिमेंट क्या है, 0। तो 1 + 0 क्या होगा, 1, है ना। अब चलिए दूसरे एलिमेंट को बदलना है। दूसरा एलिमेंट आपका कॉलम 1 का क्या है, 2। अब प्लस 2/5 से तो गुना करना ही है C2 को। C2 का दूसरा एलिमेंट क्या है, -5 गुना -5, 5 एक बार में कट जाएगा, 2 - 2 कितना हो जाएगा, 0 हो गया, 0। अब यहाँ पर क्या है, पहले से 0 था, यहाँ पर क्या बचा, -5 बचा ना। अब बराबर A हमारा तो A है ही। अब इसमें भी क्या करना पड़ेगा, आपको कॉलम 1 बदलना पड़ेगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बदले हैं तो राइट हैंड साइड भी बदलना है। अब क्या करेंगे, कॉलम 1 का एलिमेंट 1 प्लस
2/5 गुना, देखिए कॉलम 2 का पहला एलिमेंट क्या है, -2 है ना। अब देख लीजिए 1 माइनस 2 दूनी 4 माइनस हो जाएगा ना, माइनस है तो 4/5। तो इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, 1 माइनस 4/5। तो ये आंसर क्या देगा हमको, 1/5 देगा ना आंसर। हम यहाँ क्या लिखेंगे, 1/5, पहला एलिमेंट हो गया। अब दूसरा एलिमेंट निकालना है, तो जो दूसरा एलिमेंट है उस पर गौर करते हैं। दूसरा एलिमेंट कॉलम 1 का क्या है, 0, और उसमें प्लस करना है 2/5 और गुना क्या करना है 1 से। तो अब 0 + 2/5 कितना हो जाएगा, 2/5। अब देखिए कॉलम 1 बना दिए, कॉलम 1 बन गया। अब कॉलम 2 से कुछ भी नहीं कहता करने के लिए, तो कॉलम 2 उतार दीजिए। अब देखिए इसमें सारा कुछ सेम आ गया, लेकिन अब बचा कौन है, -5। -5 किस कॉलम में है, दूसरे कॉलम में। दूसरे कॉलम का पहला एलिमेंट क्या है, 0, उसमें कुछ से भी गुना करेंगे तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब इस बार जो है कॉलम 2 में कॉलम 1 को सम्मिलित नहीं करेंगे, सीधा कॉलम 2 को ऑपरेट करेंगे। -5 को 1 लाना है, तो -5 में क्या करेंगे, -1/5 से अगर गुना कर देते हैं तो 5 खत्म हो जाएगा एक बार में, -1 गुना -1 क्या हो जाएगा, 1। यानी अगर हम कॉलम 2 को -1/5 से गुना कर देते हैं तो काम हो जाएगा। तो कर दीजिए, कॉलम 2 = -1/5 गुना क्या लिखेंगे, कॉलम 2 कीजिए। अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब कॉलम 1 को ज्यों का त्यों उतार दीजिए, क्या लिखेंगे 1 और 0। कॉलम 2 में 1/5 से गुना कीजिए, 0 में किसी से गुना करेंगे तो 0, इसमें गुना कीजिए। तो अभी गुना करके आपको दिखाया ना, गुना करके क्या होगा, 1 1 0 और 1 बराबर। सेम काम इसमें करना है, कॉलम 1 को क्या कीजिए, उतार लीजिए। कॉलम 1 1/5 है आपका, और यहाँ पर क्या है 2/5 है। अब क्या करना है, दूसरे कॉलम में -1/5 से गुना करना है। तो पहले -2 को -1/5 से गुना कीजिए, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2 × 1 2, 2 क्या हो जाएगा 5। तो पहला एलिमेंट क्या हो गया, 2/5। दूसरा एलिमेंट निकालना है, 1 में गुना करना है -1/5 से, तो 1 × 1 -1 और बटे 5 क्या हो जाएगा, -1/5। और बगल में गुना में क्या है, a है, बगल में गुना में क्या है, a है। अब जरा गौर कीजिए कि ये आपका क्या है, आइडेंटिटी है। तो यहाँ पर i हो गया बराबर a, गुना में क्या आया 1/5, 2/5, 2/5 -1/5। अब आपको पता है, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग, i बराबर a गुना a इनवर्स भी होता है ना। तो i गुना a इनवर्स होता है, तो a के साथ कौन आया, a इनवर्स आ गया, इसलिए a इनवर्स बराबर क्या निकला, यही जो आपका मैट्रिक्स निकला। ठीक है, अब चलेंगे, आप बार बार समझेंगे कि सर पलटे जो ai पलटे और उसमें i a लिखे थे, तो इससे क्या फर्क पड़ता है, ai a बराबर होता है। अगर ऐसा आप थोड़ा सा भी सोचते हैं तो इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है। मैंने बोला था कि कम्यूटेटिव लॉ यानी क्रम विनिमय नियम गुना में मल्टीप्लाई ऑफ मैट्रिक्स में फॉलो नहीं होता है। यानी अगर आप लिखते हैं, यानी आप अगर ए बी बराबर क्या लिखते हैं, बी ए लिखते हैं, तो ये तभी संभव है जब दोनों मैट्रिक्स क्या होंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। यहाँ पर है, बराबर भी है ना, लेकिन हमको रो और कॉलम पर ना ध्यान देना है, रो और कॉलम पर ध्यान देना है। तो मैंने आपको दिखाया थोड़ी देर पहले ही कि गुना में क्या होता है, गुना का ऑर्डर क्या हो जाता है, पहले वाले मैट्रिक्स का रो और दूसरे वाले मैट्रिक्स का कॉलम। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जब बता दिए तो अब आपका 3.4 सारा बन जाना चाहिए। सारा क्वेश्चन एक ही जैसा है, आपको इन्वर्स मैट्रिक्स निकालना है इसी रूल से। तो या तो आप रो से चलेंगे या तो आप कॉलम से, दोनों से चलने की जरूरत नहीं है। ये तो अल्टरनेटिव आपका सॉल्यूशन हुआ, यानी और करके 2 सॉल्यूशन हो गए, तो एक ही सॉल्यूशन से चलेंगे जिस सॉल्यूशन से आपको सही लगे, और इसी तरह प्रोसेस करना है जिस तरह से मैंने दिखाया। अगर समझ में नहीं आता है तो बार बार एक वीडियो देख लीजिए, और बाकी का जब मैं सॉल्यूशन चढ़ाऊँगा अगले एपिसोड में तो उसको देखना है, पहले नोट नहीं करना है। अगर आपका नहीं बनता है तो बन जाता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर नहीं बनता है तो पहले देखना है, फिर उस वीडियो को बंद कर देना है, फिर अपने आप खुद से बनाना है। अगर खुद से बन जाए तो ठीक, अगर नहीं बना तो फिर से कॉन्सेप्ट देखना है।